ये बात कि इन निजाम में टकराव रहेगा, असूल में टकराव रहेगा, तो ये बिल्कुल रहेगा। यानी मैं आपको क्यों एक कंफर्टेबल लाए दे दूं, एक जो है ना ऐसा झूठ आपको सुना दूं जो आपके जख्मों पर जो है वो वक्ती मरहम रख दे। उससे अच्छा है कि थोड़ी सी खरोंच लग जाए, वो जख्म रसने लगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बिटर ट्रुथ देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये असूल कभी कंपेटेबल नहीं हो सकते दोनों तरफ से। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है अजीम उर रहमान उस्मानी साहब को। वो हैं कौन और आज का मौजू क्या है, उस पर जाने से पहले उन तमाम लोगों का एक सवाल और मेरा भी, कि जो अजीम भाई को जानते हैं, कि अजीम भाई आप हैं कहाँ, और इसी के साथ मैं खुश आमदीद आपको कहूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको वालेकुम। भी और आपके नाजरीन को भी। बस कुछ मेरी नालायकी सबब है और कुछ जाती मसरूफियात, फिक्र माश, गम रोजगार, उसने थोड़ा पकड़ रखा था। लेकिन इंशाल्लाह अब इरादा किया है कि आई विल रिज्यूम वे वी हैव लेफ्ट, सो वीडियोस भी अपलोड होंगी, तहरीरें भी ज्यादा होंगी इंशाल्लाह अज़ीज। उन तमाम लोगों के लिए कि जो अजीम भाई से वाकिफ नहीं है, हम इनकी तहरीरें इनके सोशल मीडिया हैंडल से अजीम नामा की हैसियत से पढ़ते हैं, इनकी वीडियोस भी देखते हैं, और अगर इनका तारुफ ये मुझे इजाज़त दें, इन अल्फाज में मैं कराऊं कि ये सोशल इश्यूज पर और ख़ास तौर पे मज़हब के लेंस से चीज़ों को देख के उन पे कमेंट्री करते हैं। और अमूमी तौर पे मैंने कम से कम ये देखा है कि बहुत इंसाफ की बात करते हैं, कोई एक लाइन टो नहीं करते। और एक चीज़ जिसका मैं गर्विदा हूँ कम से कम अजीम भाई की हैसियत से, वो ये कि बहुत खूबसूरत, बहुत शाइस्तगी से अपना मुकदमा रखते हैं। और जैसे आपने शुरू में इनके अल्फाज भी सुने, बेतहाशा शाइस्ता उर्दू बोलते हैं, और सुनने वालों के लिए इनका मुकदमा तो अपनी जगह इतनी मोहब्बत और इतने सलीके से बात करते हैं कि दिल करता है बस आपका मुकदमा ऐसे ही मान लिया जाए, वो आपकी मोहब्बत में और आपके एहतराम में ही मान लिया जाए। सुभान अल्लाह। और शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आप तो यानी वो क्या कहते हैं, ब्लश करवा देना। जज़ाकल्लाह खैर। और अजीम भाई, आज हमने आपको इसलिए जहमत दी है कि इस जी। बदलती हुई दुनिया में एक आम इंसान, एक आम मुसलमान के लेंस से चीजों को देख के डीकंस्ट्रक्ट कर सके, कि जहां हमारे पास सेकुलरिज्म है, लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, एलजीबीटी क्यू है, आज़ादी एक इंसान के लिए, एक माशरे के लिए कहाँ स्टैंड करती है, इन तमाम चीज़ों को बहुत सादा अल्फाज में एक आम मुसलमान के लेंस से देखें। क्योंकि जो उसकी प्लाइट है, एक तरफ से उस पे दुनिया के वार हो रहे हैं, जहनी हैसियत में कि तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम तो औरतों के भी खिलाफ हो, तुम तो आज़ादी के भी खिलाफ हो। दूसरी तरफ उसके मजहबी मुकदमा खड़ा है, जो कि अपनी बुनियाद में सही है या गलत, उस पर हम 2 मिनट में बात करते हैं। तो आज एक मुसलमान के लेंस से हम देखने की कोशिश करेंगे। आप अगर इजाज़त दें तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इब्तिदा कीजिए। अजीम भाई, सबसे पहले इस बात को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के लिए पहले तो मुझे ये बताइए कि आज के दौर में या किसी भी दौर में मजहब की अहमियत ही क्या है। हम जो ये मुकदमा मजहब के बतन से उठाएंगे, तो ये जरूरी है ना कि मजहब को क्वालिफाई करें। आज एक आम इंसान को मजहब क्यों चाहिए? ये दरअसल इंसान की शऊरी कोशिश का एक नतीजा है। यानी शऊरी से मुराद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंसान का शऊर ये तकाजा करता है कि वो अपने किसी मुमकिन मकसद को खोजे, वो इस कायनात की और अपनी तौजीह चाहे, वो ये समझने की कोशिश करे कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यानी आप की आंख खुले और आप किसी एक ऐसी गाड़ी में या किसी ऐसे जहाज में मौजूद हो जहां तरह तरह के खाने आपके पास पेश हों, बहुत खूबसूरती हो, हर कोई आपका ख्याल रख रहा हो, कुछ गड़बड़ भी नजर आ रही हो, तो आप उसी जहाज के या उस गाड़ी के एनवायरनमेंट में खो जाएं, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। यानी पहला सवाल आपका ये होगा कि यार मुझे किसने रखा है इस जहाज के अंदर, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये जहाज जा कहाँ रहा है। तो ये वो सवालात हैं जो इंसान के अंदर से जन्म लेते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो अपनी और इस कायनात की तौजीह दरियाफ्त करे। ये वो जगह है जहां से तमाम मामला शुरू होता है कि भाई मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं से जा रहा हूं, मैं कहाँ से आया हूं। तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस इस जरूरत को पैदा कर देते हैं कि आप ये जानें कि भाई ये असल में है क्या, इसकी असल क्या है। और इस असल को एड्रेस करने के लिए फिर मुख्तलिफ मजाहिब आते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फलसफे आते हैं। फलसफा और मजहब इसके जो है ना वो दो मेन टूल्स हैं जो बयान कर रहे होते हैं। और असल जो मुकदमा है वो दो ही है, यानी इसके अलावा और कोई नहीं है। कि एक तो यह है कि इंसानी जहन ने खुदा को बना लिया, यानी इंसानी जहन ने खुदा को तराश लिया। और दूसरा यह है कि खुदा ने इंसानी जहन को बनाया है, और लिहाजा हमें खुदा की माननी है, खुदा की मानकर चलनी है। तो इस कशमकश का नतीजा जो है वो मजाहिब की सूरत में भी नजर आता है। अब वो उसमें सच्चे भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो एक अलग मामला है।
और इसी तरीके से लादीनियत या इल्हाद की सूरत में भी नजर आता है। तो ठीक ये मेरे है। नजदीक जी। जी। नहीं, इसमें हमने आपने हमें ये तो बताया कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम्म। आपने खुद ही उसका जिक्र किया, वो अगले सवाल की बुनियाद उससे पड़ गई कि मजहब भी इसका जवाब देता है, फलसफा भी इसका जवाब देता है, मंतक भी इसकी जवाब देती है, और अब कुछ जी। लोग उसे साइंस में भी खोजने की कोशिश करते हैं। तो मैं जी। उसको खोजने के लिए मजहब ही का क्यों इस्तेमाल करूं? आपको तमाम वेन्यूज देखने होंगे। यानी आप, बात यह है कि जब आप फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आप मादी कवानीन की बात करते हैं। मादी कवानीन के लिए अगर आप मजहब की तरफ जाएंगे कि जरा मैं मादी कवानीन दरियाफ्त कर लूं, तो ये हिमाकत कहलाएगी। ठीक है। या फलसफे की जानिब जाएंगे तो हिमाकत कहलाएगी। लेकिन अगर आप दीन की बात कर रहे हैं, यानी ये कह रहे हैं कि भाई आलम गैब कोई मौजूद है, कोई खुदा है जो इस निजाम को चला रहा है, जिसने क्रिएट किया है, तो उसके लिए आपको मादी कवानीन से बुलंद होना होगा। आपको उन मबाहिस में जाना पड़ेगा जिसे माबादुल तबियात या मेटाफिजिक्स कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स को जो एड्रेस करते हैं, वो दो मेन सतह हैं जिसके ऊपर बात होती है। एक मजहब है, दूसरा फलसफा है। लिहाजा मजहब को भी पढ़ा गया इस हवाले से, और फलसफे को भी पढ़ा गया। तो जो लोग मजाहिब के कायल हुए, वो मजाहिब की जानिब रागिब हुए हैं कि हाँ भाई, ये मामला है कि अल्लाह अपने किसी पैगंबर को भेजता है, किसी को चुनता है, उसके पास अपना एक डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, उससे वो मुखातिब होता है वही की सूरत में। एक बड़ा मुकदमा है, आपकी जिंदगी को बिल्कुल उलट पुलट कर देने वाला है। लेकिन इसको तस्लीम करना या इसकी तरदीद करना तभी मुमकिन होगा जब आप उसे पढ़ेंगे। तो जो इसके कायल हो गए, जिनके फितरत ने, जिनकी अकल ने, जिनके वजूद ने इसकी गवाही दी कि हाँ भाई यही बात है जो बयान हुई है, उन्होंने उसे कबूल किया। और जो नहीं हुए, उन्होंने इसको, उसका रद्द पेश किया। तो ये एक कशमकश है जो जारी है, और शायद ता कयामत जारी रहेगी किसी ना किसी सदा तक। और अजीम भाई, आगे बढ़ने से पहले, जब आपके पास ये दो ऑप्शंस थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप मुताला करते हैं, पिछले इंटरव्यू में इस पे बात हुई थी, आपने फिर मजहब का जाविया क्यों अपनाया? जी अब्बास, तो मैं, अगर मैं मुख्तसरन कहूँ, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपसे जो पिछली गुफ्तगू हुई थी उसमें शायद हमने तफसील से उसकी बात की थी। तो तफसील में जाए बिना अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे कोई यहाँ पर अभी आए हुए इंग्लैंड में, पाकिस्तान से मैं इंग्लैंड शिफ्ट हुआ था कोई 20 बरस कबल, तो 2 दहाइयां गुजर गई हैं उसमें। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुख्तलिफ फलसफों का सामना हुआ है। और उस फलसफे ने पूरे वजूद को जो है ना वो हिला के रख दिया। यानी सबसे पहला सवाल जिसने मुझे माइल किया कि यार मैं खोजूं, खोज की तरफ निकलूं, एक सफर करूं अपने लिए, वो ये था कि अ मुस्लिम शुड नॉट बी अ मुस्लिम जस्ट बिकॉज ही बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। एक मुसलमान को हरगिज मुसलमान नहीं होना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि वो अब्दुल्ला के घर में पैदा हो गया, या हिंदू को हिंदू नहीं होना चाहिए कि वो राम प्रकाश के घर में पैदा हो गया, या एक एथियस्ट को एक एथियस्ट नहीं होना चाहिए कि वो रिचर्ड डॉकिंस के यहाँ पैदा हो गया। ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप जो है वो उस तहकीक से गुजरे। यानी ये सवाल या ये दावा कि मौत के बाद एक जिंदगी है, और वो जिंदगी भी अब्दी है, जहां पे मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना है कि भाई तुम्हारे लिए कैसी जिंदगी मुंतजिर है, तो एक बड़ा सवाल है। यानी एक बड़ा दावा है। और अगर इसके सही होने का जरा भी इम्कान मौजूद है, तो ये मेरे लिए बड़ी अहमियत, गैर मामूली अहमियत का हामिल हो जाता है। लिहाजा ये वो जगह है जहां से खोज की इब्तिदा की मैंने। और खोज जाहिर है पहले घर से होगी। यानी आप अगर ये भी कहते हैं कि भाई कुएं का मेंढक ना बनो, तो वो तो मेंढक और भी बेवकूफ है जो अपने कुएं को ना जानता हो और दूसरे कुओं में छलांगे मारता फिरे। पहले तो अपने कुएं को जानना है। तो लिहाजा अपने कुएं से इब्तिदा की कि भाई हमारे पास जो मौजूद है वो क्या है। फिर ईसाइयत को देखा तो बाइबल को देखा, ओल्ड टेस्टामेंट के जरिए और तालमूद के जरिए यहूदियत को देखा, धम्मपदा के जरिए बुद्धिज्म को देखा, वेदास जो 4 वेद हैं उसके कुछ हिस्से, पूरा मुकम्मल नहीं, लेकिन भगवत गीता, आष्टा वाकरा गीता वगैरह जो है उनका पूरा मैंने मुताल्ला किया। इसी तरीके से ताओइज्म हो गया, दीगर इज़म्स हो गए जो कि इस सवाल को एड्रेस कर रहे हैं, उनका जायजा लिया। और इसी तरह से अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करके एक गैर जानिबदाराना इल्हाद का भी जायजा लिया। तो वो गॉड डिल्यूजन हो रिचर्ड डॉकिंस की, या हिचन्स की मुख्तलिफ जो है ना वो मटीरियल हो, उन सब का मैंने जायजा लेकर अपना एक जहन बनाया। तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि हाँ भाई, मैं आज शऊरी तौर पे, या मुझे ये कह लीजिए कि ये खुश फहमी या गलत फहमी, या ये मुझे यकीन है, अपनी हद तक मुझे ये यकीन है कि मैं पूरी दयानतदारी से आपसे कह सकता हूँ कि मैं पूरे शऊर के साथ आज मुसलमान हूं। और मुझे जो शकूक एक जमाना लाहक रहे हैं, जिन्होंने मुझे जो है ना वो इस वादी में, शकूक की वादी में सरगर्दा रखा है, ठीक है, वो अब मिट चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस मकाम पर मैं मौजूद हूं उस पर मुझे इत्मीनान है।
ठीक है। और ये इत्मीनान जो है वो कोई रूहानी सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने आप को एक दिलासा दे दिया, एक बेवकूफ बना दिया, बल्कि ये बादस तहकीक और एक तकलीफ दे सफर से गुजर जाने के बाद है। जिम भाई, इस अब मौजू की तरफ आते हुए, आपने कहा कि मेटाफिजिक्स के जवाब तो ये मजहब देता है, स्पेसिफिकली इस्लाम देता है। लेकिन जब हम अभी इज़म्स पे जाएंगे तो हम ये महसूस करते हैं, और उलमा भी हमें यही बताते हैं, कि मजहब हर चीज़ के बारे में गाइडलाइंस देता है। रियासत किस तरह चलानी है, जेंडर्स में किस तरह, उनके रोल्स किस तरह हैं, इवन ये भी कि एक मियाँ और बीवी आपस में किस तरह ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। तो बहुत पर्सनल बात होती है ना, हम उसे एक एक करके क्वालिफाई करेंगे। लेकिन एक मजहब को, और इस सिचुएशन में इस्लाम को, क्या जरूरत है कि वो जिंदगी के हर मौके पे अहकाम दे और गोया हमारी जाती जिंदगियों में इंटरफेयर करे? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। और बल्कि कई मुतशक्किकीन का मामला यही होता है कि उन्हें खुदा के वजूद को मानने से मसला नहीं है। यानी वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि भाई कोई हो सकता है जिसने इस कायनात को बनाया है, और बड़ा इम्कान नजर आता है इस बात को कि खुद ब खुद नहीं बन सकती। लेकिन उसको ये फिक्र हो कि मेरे बिस्तर में मेरे साथ कौन सो रहा है, ठीक है, और मैं खाना जो खा रहा हूँ वो हलाल है कि हराम है। ऐसा खुदा जो कि अकाउंटेबल हो, जैसे पर्सनल गॉड कहते हैं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से उनको एक बड़ा जो है ना वो मसला पेश आता है कि भाई मैं पर्सनल गॉड नहीं मान सकता। मेरा वजूद, मेरी फितरत जो है ये गवाही तो देती है कि कोई खुदा है या होना चाहिए, लेकिन ये गवाही नहीं देती कि जी मुझे उसकी बात पर चलना है, ठीक है, और उसकी गुलामी इख्तियार करनी है और उसके कहे के ऊपर हर चीज को परखना है। तो ये एक बड़ा जो है ना इश्काल है जो मौजूद है। लेकिन इसका जवाब कैसे मिलेगा? इसका जवाब अगर मैं खुद ड्राइंग रूम में बैठ के बना लूंगा कि भाई मुझे ये सूट करता है और मुझे ये सूट नहीं करता, तो ये तो इल्मी बददियानती है। यानी ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। तो लाजमी है कि मैं उन दावों का जायजा लूं। यानी वो टेक्स्ट जो आज हमारे सामने पेश किया गया है कि यार ये खुदा की जानिब से है, यानी कोई छोटा मुकदमा है कि ये कलाम अल्लाह है, भाई कौन मुझे कोई बेवकूफ बना रहा हो मुझे, ठीक है, मुझे कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल किया गया हो सारा कुछ। लेकिन ये बात कि ये खुद किसी इंसान ने बना लिया या ये इंसान ने नहीं बनाया, फिल वाकई अल्लाह की जानिब है, ये तय कैसे होगा? ये तय तभी होगा कि जब आप एक ईमानदाराना तहकीक का बेड़ा उठाएं अपने लिए, दूसरे से बहस जीतने के लिए नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को सुपीरियर बताने के लिए नहीं, बल्कि अपना एक सफर शुरू करें और उसको देखें, उस टेक्स्ट का जायजा लें, और फिर ये देखेंगे क्या है। तो मेरे साथ जो मामला हुआ वो ये हुआ कि जब मैंने उसका जायजा लिया तो मुझे पता चला कि यार इसका असल मुकदमा जो कुरान का है वो तो वही है कि हयात बादुल आखिरा है। ये कि तुम्हारा कोई खुदा है और मौत के बाद एक अब्दी जिंदगी मुंतजिर है, वहां मेरिट की बुनियाद पर कामयाबी है। ये जो दुनिया है जिसके अंदर तुम मौजूद हो, ये एक दारुल इम्तिहान की सूरत में है जिसमें तुम इम्तिहान से गुजर रहे हो। लेकिन इस इम्तिहान से जो पासिंग है उसका जो क्राइटेरिया बताया गया, वो ये नहीं बताया गया कि जी वो ताकत है। मिसाल के तौर पे आप फौज में जाते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, यानी अगर आप फिजिकली फिट नहीं, आप फौज में नहीं जा सकते। इसी तरीके से कोई मुकाबले हुस्न में खातून जाती हैं, उनके हुस्न का टेस्ट होता है, ठीक है, कि हाँ भाई हसीन है तो आएगी, हर कोई अरे गरी नहीं आ सकती, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो नासा में जाते हैं जॉब करने के लिए, वो आपका आईक्यू टेस्ट लेते हैं कि आपका आईक्यू उधर मेयार बन जाता है वगैरह। तो हर जगह किसी जगह मेरिट के लिए क्वालिफाई करने के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरियन होते हैं। तो अल्लाह ने जो क्राइटेरियन हमें जन्नत की यूनिवर्सिटी में मेरिट की बुनियाद पर जाने को कहा है, वो है पाकीजगी। ये पाकीजगी, ये सफाई हर हर अमर में चाहिए। ये मेरे खाने पीने में, मेरे जिस्म में, मेरी रूह में, मेरी सोच में, मेरे ख्यालात में, मेरे मामलात में, मेरे इफ्कार में झलकनी चाहिए। ये इनफरादी सतह पर भी झलकनी चाहिए। अगर ये माशरे में मुझे कहीं कंट्रोल मिला है तो माशरती सतह पर भी झलकनी चाहिए। ये मेरी बॉस से रिलेशन में भी झलकेगी, ये मेरी अपनी मुलाजिमीन से उसमें भी झलकेगी। तो ये जब बात आती है पाकीजगी, तो इस पाकीजगी का हसूल कैसे होगा, इसके लिए कुछ अहकामात दिए जाते हैं। तो लिहाजा हमें ऐसा महसूस होता है कि यार ये तो हमारी जिंदगी में मुदाखलत हो रही है, ठीक है। यानी ये बात कि भाई तुम जो है ना चीटिंग नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि तुम जो है ना मुख्तलिफ औरतों के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए बैठे हो, ठीक है। तो ये जो बात बताई जा रही है, ये आपकी आजादी पे जो कदगन लग रही है, ये उसकी बुनियाद यही है कि वो पाकीजगी मतलूब व मकसूद है जो आपको क्वालिफाई करेगी जन्नत के लिए। और ये आप किसी भी मामले में चलते चले जाएं तो हर शरई हुक्म के पीछे दरअसल उसी पाकीजगी का हसूल जो है वो मतलूब है। और इसी को बाज औकात तकवा कह दिया जाता है, ठीक है, बाज औकात दर्जा एहसान कह दिया जाता है। तो ये मुंतहा है। असीम भाई, इस आपने जो आखिरी जुमला कहा, ये मुझे लेके जाता है हमारे पहले इज्म की तरफ। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, उसको आप जी। सेकुलरिज्म कह लीजिए। और ये आज इसलिए भी हस्बे हाल है कि अभी जो इसराइल और गजा में हो रहा है,
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की सारी बुनियाद है, मजहब का सारा मुकदमा है, वहां पे जिहाद करना है, तमाम चीजें। इसको भी क्वालिफाई करते हैं पहले। मजहब का माफ कीजिएगा, मजहब का सियासत से क्या ताल्लुक है? जब हम उसको खिलाफत की नज़र से देखते हैं, या हम दीन के अहया की हैसियत से देखते हैं, या एक निज़ाम हमने बनाना है, मौदूदी साहब का तो पूरा टेक्स्ट इस पर है, मजहब का जी। सियासत किस नज़र से हम इसको देखते हैं? यानी देखें, इस वक्त जो जिस दौरे हाजिर में हम जी रहे हैं, यहाँ पर तो दो नैरेटिव पेश कर दिए गए हैं। तो एक हमारे जावेद अहमद गामदी साहब की जानिब से बहुत काबिल इज्जत हैं। वो जाहिर है, चाहे वो ईदुद्दीन खान साहब हों, गामदी साहब हों, या उन्हीं से मिलते जुलते कुछ जो एक कलील तादाद में, वो कहते हैं जी पॉलिटिकल इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि अगर इन मुसलमानों को इख्तिदार हासिल हो जाए, यानी वो ये तो कहेंगे कि भाई इसके लिए कोशिश ना करो, ठीक है, या इसके लिए कोई जहाद ना करो, या इसके लिए बाहर ना निकलो और मुजाहिरे ना करो, लेकिन अगर एक मुस्लिम मुल्क आपको हासिल हो गया, तो अब आप पर ये लाजमी है हुक्मरान के ऊपर कि वो उन तमाम अहकामात को नाफिज करे जो कुरान हकीम में बयान हुए। लिहाजा वो चाहे सजाओं का इतलाक हो, चाहे वो एक इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी का तस्वुर हो, ठीक है, यानी हर हर वो चीज जिसके बारे में ये इत्मीनान हो जाए कि हाँ यार ये इस्लाम का हुक्म है इज्तिमाइयत की जाने, तो वो उस हुक्मरान को नाफिज करना होगा। ठीक है, तो यानी इस्लाम के जो अहकाम है, यानी दीगर मजाहिब से हटकर इस वक्त मैं इस्लाम पे फोकस करके आपसे बात कर रहा हूँ, कि उसके जो अहकामात हैं वो इज्तिमाइयत की जानिब भी मौजूद है। यानी मेरे समझ में जो बात नहीं आती और जो कंफ्यूजन एक आम इंसान को भी लाहक होती है, वो ये है कि एक इंतहा तो ये है कि वो ये कहती है कि जी बस निजाम पलट दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्लामी हुकूमत आ गई तो ऐसा लगता है जैसे कल से जो है ना बस जन्नत शुरू हो जाएगी। अचानक सब करप्शन छोड़ चुके होंगे, सारी फहाशी खत्म हो चुकी होगी, हम जो है ना दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे। अब ये एक इंतहा और एक हिमाकत है। और दूसरी इंतहा और दूसरी हिमाकत ये है, माजरत के साथ, कि वो ये सोचने लगते हैं कि जी आप बस फर्द की तरबियत करें, ठीक है, आप अपने बच्चों की तरबियत करें, आप अपने घर की करें, वही आर्मी में भर्ती होंगे, वही फौज में जाएंगे तो वही अपना अदलिया में जाएंगे तो वही मीडिया में जाएंगे तो वो ठीक होता चला जाएगा। और ये एक दूसरी इंतहा है। यानी वो ये बात नहीं सोच रहे कि आप जितनी ताकत से इंडिविजुअल की तरबियत कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकत से वो सिस्टम उस बच्चे की ब्रेन वॉशिंग कर रहा होता है। जैसे आज भी बच्चों के मामले में लोग परेशान रहते हैं ना, जो यार हम कुछ सिखा रहे हैं घर के अंदर, वो जो स्कूलों में वो एलजीबीटी क्यू के दर्स लेके आ रहा है कंप्लीट। तो एक तरफ आप बच्चों को बताएंगे कि भाई खदीजा और आयशा, उनकी जो है ना पाकदामनी कैसे है और कैसे उनके को हमने रोल मॉडल बनाना है, और दूसरी तरफ वो माशरा आपको जो है ना वो मुन्नी बदनाम और शीला जवान सिखा रहा होगा इस चीज के अंदर। तो ये जो कशमकश है, इसका नतीजा ये होता है कि लोग कहते हैं यार एक इंतहा की जाने दूसरी इंतहा, और बात ठीक दोनों की नहीं लगती। तो इस्लाम का जब आप जायजा लेते हैं तो ये बात आप पर अजहर मिनश शम्स हो जाती है कि ये टू एंड फ्रो मोशन है। यानी इस्लाम बेक वक्त दोनों जानिब काम करता है। यानी वो फर्द की तरबियत भी करता है और साथ में बातिल को चैलेंज भी करता है। यानी अगर कोई जाबिर हुक्मरान है, उसके खिलाफ कलमा हक उठाता है। एक जामिर जाबिर निजाम है तो उसके खिलाफ जितनी ताकत हो, उस ताकत के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यानी उसमें यह भी हो सकता है कि सिर्फ कलमी कोशिश हो, ठीक है, उसमें यह भी हो सकता है कि सिर्फ तकरीर की कोशिश हो, और उसमें यह भी हो सकता है कि जी तलवार की कोशिश हो। ये डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से। लेकिन ये बात कि भाई मजहब जो है वो तो सिर्फ अकायद का नाम है, ये हमें दरअसल पढ़ाया गया, ये इन्हीं इज़म्स का एक नतीजा है कि उन्होंने आपको ये यकीन दिला छोड़ा है, रेनाइसेंस की तहरीक के बाद बिलखुसूस जो ईसाइयत में बरपा हुई है, प्रोटेस्टेंट्स और ये जो सारा आपकी के इल्म में है ऑलरेडी, कि ये यकीन दिला रखा है कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। ठीक है, आप जो है ना मंदिर में बैठ के माला जपें, आप खानकाह में बैठकर तस्बीह पढ़ें, आप सिनेगॉग में बैठकर जो है घंटा बजाएं, कुछ भी करें आप, ठीक है, इट्स अ पर्सनल मैटर। उसमें दूसरे की जिंदगी में आप नहीं कह सकते या बात नहीं कर सकते। और निजाम के बारे में तो खबरदार, यानी निजाम हमारा चलेगा। अब वो निजाम कौन से है? निजाम जी कम्युनिज्म है, निजाम इंपीरियलिज्म है, निजाम कैपिटलिज्म है। तो आज का सबसे बड़ा इज्म जो है वो कैपिटलिज्म है, उसी की सब शाखें, यानी ये सेकुलरिज्म, ये उनकी फिक्री बुनियादें। यानी कैपिटलिज्म असल है, उसकी जो फिक्री बुनियादें जिसके ऊपर वो माशरा उठा रहे हैं, वो सेकुलरिज्म भी है, लिबरलिज्म भी है, उनकी इक़्तिदार है, ये कह लीजिए। ये सारे इजम्स जो है ना वो बनते चले जाते हैं। इसके बरक्स इस्लाम का मामला ये है कि वो एक पूरा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा है। यानी उसको इन डिटेल नहीं बताएगा, लेकिन उसको असूल की बुनियाद के ऊपर वो आपको कुछ ऐसी बातें दे देगा जो आपको परेशान रखेंगी।
इस माशरे में आपको यही बजाय देखे ना, ये क्या हो रहा है। यानी आप ये कह देते यार ये पाकिस्तानी मौलवी जो है ना ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ठीक है, इन्होंने किया हुआ है। तो यार मराकश में क्या हो गया, तुर्की में क्या हो गया, सऊदी में क्या हो गया, ये हर जानिब एक ही जैसी मामला क्यों बरपा है? क्योंकि सबकी समझ उनको ये बात बता रही है, इस कंफ्यूजन को क्रिएट कर रही है कि इस निजाम में कोशिश के बावजूद वो नहीं पनप सकते, क्योंकि ये असूल टकराएंगे उनसे। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि अपनी मिल्लत को अकवाम मगरिब पर न कर कयास, जुदा है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। जुदा है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी, चूंकि फलाना इज्म जो है वो मगरिब में कामयाब है, इसलिए जो है ना वो शायद मराकश में भी कामयाब होगा, इसीलिए शायद वो मिस्र में भी कामयाब होगा, मलेशिया में भी और पाकिस्तान में भी कामयाब होगा। ठीक है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हमारी तरकीब अलग है, हमारी उठान अलग है। यही वजह है कि वेस्ट जो है, जो अपनी पूरी ताकत से सबको बदलने में कामयाब हो गया है, आज भी वो ये कह रहा होता है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा होता हूँ कि इंग्लैंड के अंदर ये बात हम बारहा सुन रहे होते हैं कि यार दे आर जो है ना, दे आर नॉट कंपैटिबल, मुस्लिम्स आर नॉट कंपैटिबल इन अवर सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम जो है ना वो शराब पीने शराब खाने जा रहा है। यहाँ तो शराब खाने का मामला वही है जो कि चाय खाने का। हमारे यहाँ के भाई कहवा पी लिया और चाय पी लिया। ठीक है ना, वो उन इज़म्स को इख्तियार कर रहा है उस अंदाज में जिस अंदाज में वो चाहते हैं कि वो उसको बाकायदा ईमान की तरह से, जैसा हम ईमान कहते हैं ना, ईमान बिल्ला, ईमान बिल आखिरा, इस तरीके से ईमान की तरह से इसको अपनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं फलाने इज़्म का हामी हूं। और अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं एक चीज आपको इसमें ऐड कर दूं कि देखें, एक है वाबस्तगी किसी चीज से, यानी एक है फितरी वाबस्ती। मिसाल के तौर पे आपको मुल्क से मोहब्बत होगी, यानी कौन इंसान होगा जिस मुल्क में पैदा हो उससे मोहब्बत ना हो? उसे अपने घर से मोहब्बत होती है, अपने मोहल्ले से मोहब्बत होती है, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मोहब्बत होती है, अपने शहर से मोहब्बत होती है, अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। इसमें कोई मसला नहीं है, दीन को उसमें कोई मामला नहीं है, ये फितरत का तकाजा है। लेकिन जब आपकी कोई भी मोहब्बत परस्ती में ढल जाए, यानी वो वतन से मोहब्बत वतन परस्ती में ढल जाए, शख्सियत से मोहब्बत शख्सियत परस्ती में ढल जाए, अकाबिर से मोहब्बत अकाबिर परस्ती में जब ढल जाए, तो ये परस्ती दरअसल परस्तिश से निकला। इसमें आप अंधे बूरे बहरे गूंगे हो जाते हैं। ठीक है, और आप फिर उसको बिल्कुल इबादत के तौर पे कर रहे होते हैं। तो ये जितने इज़म्स हैं ये आपको उस परस्ती की जानिब ले जाना चाहते हैं। यानी इनकी जो मुंतहा कमाल है या इनका जो मतलूब है वो ये है कि आप इनको ऐसे अपनाएं कि आपके लिए परस्ती बन जाए, कि हाँ यही असूल है, इसको उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। यानी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही क्यों ना सही हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी आप चैलेंज करेंगे कि भाई ये कौन सा फ्रीडम है कि तुम्हारा सेल्फ सिलेक्टेड टेलर मेड बना हुआ है, तो वो उसके ऊपर सीख पा हो जाएंगे। तो ये वो इजम्स जो है ना दरअसल उस परस्ती का अक्स है, और परस्ती किसी की नहीं होगी। परस्ती हमारे यहाँ मुसलमानों में सिर्फ एक ही की होती है। इसीलिए हमारे कलमे की बुनियादी यही है कि ला इलाहा, कोई नहीं है इला, पहला पत्थर हम मारते हैं। यानी हम ये नहीं कहते अच्छा तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो, हम ये तो कह सकते हैं कि हम इख्तिलाफ करके जी सकते हैं, लेकिन हम हक को हक कहेंगे, बातिल को बातिल। हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आप ये कीजिए, आप करना चाहते हैं, आपको 100% इजाजत है। जो सूरह अल काफिरून के अंदर है कि भाई तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक, कोई मामला नहीं है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन आप ये चाहें कि मैं बातिल को बातिल नहीं कहूंगा, मैं बातिल को बातिल कहूंगा, मैं उसको कबूल नहीं कर सकता, ये मेरे ईमान के खिलाफ हो जाएगा। तो ला इलाहा हम पहले कहते हैं, इल्लल्लाह बाद में कहते हैं। हम पहले कहते हैं ला इलाहा, कोई इज़्म नहीं है, कोई इला नहीं है, ठीक है, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के दीन के। ठीक है, तो दैट्स वेयर वी स्टैंड। अजीम भाई, जब आप ये कहते हैं तो देखिए एक आम मुसलमान के लिए मसला खड़ा हो जाता है। खासतौर पर जब आपने शुरू में जावेद अहमद गांधी साहब, या उसको अगर हम मकतब फराही कह लें तो ज़रा ज़्यादा मुनासिब है, दूसरी तरफ मौलाना मौदूदी हैं, सैयद कुतुब हैं, डॉक्टर इसरार हैं, वो पूरी दीन की मजहबी ताबीर है या खिलाफत का अहया करने की कोशिश है। इसकी डिटेल में जाए बगैर कि सही कौन है गलत कौन है, एक आम मुसलमान की लेंस से जब मैं देखता हूँ, गो के अव्वल तो मेरा ये मसला भी नहीं होता ना, मैं क्यों चीजें पढूं मेरी जिंदगी में, जैसे आपने कहा कि गम रोजगार बहुत है मेरे पास, और गम जाना भी कभी कभी होता है। तो इसमें सही। एक एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये किस तरह नेविगेट करूं कि इनमें से राय किसकी सही है? क्योंकि अगर तो दोनों में से कोई भी एक खुदा का हुक्म है, और अगर मैंने दीन को सीरियसली ले लिया, तो मेरे लिए तो बड़ा मसला है ये। नहीं यानी मसला इस लिहाज से नहीं है अब्बास, कि अगर कि आप मकतब फराही को भी कबूल करते हैं, यानी एक तरफ तो ये समझिए कि उम्मत का करीब करीब स्वाद आजम है, जो सारे ये कह रहे हैं कि जी नहीं निजाम होना चाहिए। यानी ये तो हो सकता है उस निजाम की अचीवमेंट पे बात हो रही हो, यानी वो कहें कि जी इमाम मेहदी आएंगे तो होगा,
ठीक है, दूसरा कहे नहीं जी वो जंग होगी तो होगा, तीसरा कहे कि नहीं जी पहले आपको एक मुल्क में करना होगा, वो मुल्क आगे फैलेगा तो होगा। लेकिन निजाम के लिए सारे के सारे एक जगह पे, लेकिन जो कुछ लोग इसके खिलाफ कह रहे हैं, और आज वो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त, क्योंकि उनकी उनकी खिदमात बेशुमार है, मैं यानी गांधी साहब से बड़ा सीखता आया हूँ और बाकी लोगों से। लेकिन क्या, जो वो खुद ही कहते हैं भाई मुझसे इख्तिलाफ करो, ठीक है, कोई पैगंबर के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, तो हम इख्तिलाफ उनसे कर सकते हैं। तो उनकी बात भी मैं कहता हूँ, एक आम आदमी के आप लेंस से बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात भी कोई तस्लीम किए बैठा है, तो इसीलिए मैंने बयान किया कि वो भी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को इख्तिदार हासिल हो गया, ठीक है, तो उन्हें उन चीजों का इतलाफ करना होगा। तो ये जितने मुसलमान ममालिक हैं जहां पर इनका इतलाफ नहीं हुआ सही तरीके से, तो इसका मतलब है कि वो मुजरिम है, वो हुक्मरान पकड़े जाएंगे। बस वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यार ये फर्द की जिम्मेदारी नहीं है। फर्द की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने मामलात को ठीक करे, ठीक है, अपने अंदर पाकीजगी पैदा करे, और वो पाकीजगी अपने इर्द गिर्द के लोगों में पैदा करने की कोशिश करे। आप बाप हैं तो अपने बच्चे को करेंगे, आप बॉस हैं तो अपने मुलाजिम को करेंगे वगैरह, ठीक है, तो वो पाकीजगी लेकर आप आगे बढ़ते रहें। तो दिस इज व्हाट ही इज एडवोकेटिंग। लेकिन अगर निजाम हासिल हो जाता है, ठीक है, और वो ये जानते हैं कि हाँ यार कुरान में इनकार कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे, यानी वो सूद का इनकार अगर कर रहा है कि रिबा के ऊपर नहीं हो सकता बिजनेस, तो नहीं हो सकता। अगर वो ये कह रहा है कि भाई जना की या कत्ल की ये सजा है या फसाद फिल अर्ज की ये सजा है, तो कोई अजीम, कोई जाकिर नायक, कोई गामदी साहब बैठकर ये तय नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं है। तो दे नीड टू एक्सेप्ट। लेकिन बस सिर्फ ये है कि उसके लिए कोशिश जो है वो क्या कहते हैं बाकायदा दीन की, जैसे अब वो डॉक्टर इसरार इसमें बहुत उस पे चले जाते हैं, कहते हैं ये तो उम्मुल फराइज है, ठीक है, यानी फराइज में भी फराइज की माँ है, सबसे पहला फर्ज यही है। तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अकर्स, कि हाँ भाई इस चीज के अंदर तो वन वे और अनदर जो असूली बात है वो वही है, बस सिर्फ उसकी इंटेंसिटी का फर्क अब एक इसकी इंटेंसिटी में एक आम मुसलमान को देखिए, उसके जहन है। में सबसे पहले ये सवाल पैदा होगा या होना चाहिए मेरे ख्याल में, जी कि देखिए अगर तो मजहबी रियासत का उस तरह वजूद ना भी हो, लेकिन मेजोरिटी ने अगर मेजोरिटी मिल गई है तो मुसलमान हुक्मरान ने वो चीज़ नाफिज करनी है, तो ये तो उस बुनियादी उसूल के खिलाफ नहीं हो गई कि रियासत हमारे लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो हम उसको टैक्स देते हैं और वो हमारा काम करती है। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन उलट हो गई है कि नहीं, रियासत मुझे बताएगी मैंने क्या करना है। रियासत, जैसे आप दोनों का मुकदमा मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो माफ कीजिएगा, नमाज का भी एहतमाम करेगी और जक़ात का भी एहतमाम करेगी। तो रियासत को एक तो इधर एक अपर हैंड हो जाता है, इसको आप किस तरह देखते हैं। साथ ही दूसरी चीज, इसको मैं क्लब कर रहा हूँ बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है साथ ही, कि जहां पे जो दूसरा मुकदमा है कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबके हुकूक बराबर हैं, जब हम मजहबी रियासत को देखते हैं तो वहां पे हम जिम्मियों की बात भी करते हैं, हम जिजिये की बात भी करते हैं, हम जिहाद की बात भी करते हैं, हत्ता कि हम कलमा पढ़ाने की बात करते हैं। वो रसूल खुदा का मामला के लेटर्स लिखे गए और तमाम चीजें, फिर 3 दिन की, फिर 3 ऑप्शंस दिए गए, मोहलत दी गई। इस तमाम सिचुएशन में एक जहनी कश्मकश पैदा होती है। इसको आप किस तरह देखते हैं और इसको आप किस तरह हल करेंगे? देखें, सबसे पहले तो ये बात समझें कि ये जितने भी मगरबी फलसफे जो आज हमें अक्ल और शऊर की महराज नजर आ रहे हैं, जो मुझे और आपको बड़ा मुतासिर करते हैं, उसके अंदर एक जो सबसे ऊंची कदर समझी जाती है वो है फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी। ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है वो सिर्फ स्टेचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, ठीक है, ये एक अक्स है उस असूल का कि जी हमें आजादी है, हम तय करेंगे, हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बिल्कुल बरक्स क्या है, मुसलमान अपने आप को क्या कहता है? अब्दुल्ला, ठीक है, और अब्द के क्या माने हैं? गुलाम, ठीक है। इस दुनिया में जिसके अंदर हम अपने आप को अक्लो शऊर की बात करते हैं, वहां तो गुलामी लफ्ज गाली है, ठीक है। यहां पर हमारा मामला क्या है मुसलमानों का, हम कहते हैं कि अल्लाह हमें अच्छा सा अब्द बना दे, ऐसा अब्द जो तुझे पसंद आ जाए, जो पूरी तरीके से अबूद। हम कहते हैं हमारा तो मकसद ही इबादत है, यानी गुलामी है। और गुलाम के बारे में ये मामला नहीं होता कि वो पिक एंड चूज के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो ये आपको कितनी ही कड़वी हकीकत लगे और इसको मैं कितना ही शुगर कोटेड करके बता दूं, ये बात बदल नहीं सकती अपनी असल में, कि एक जानिब वो है कि जो कह रहा है इस दुनिया में आप फ्री हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कोई वो नहीं है, आप तय करेंगे, चाहे फर्द की सतह पर चाहे माशरे की सतह पर। और दूसरी तरफ दीन का मुकदमा है जो कह रहा है कि नहीं तुम गुलाम हो, तुम एक चीज के गुलाम नहीं होगे, तुम दूसरी चीज को हो जाएगा। तुम ये हो सकता है कि अल्लाह की गुलामी से मुंह फेर लो तो अपनी ख्वाहिश के गुलाम बन जाओ। क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया? तो ये अब्द होना, गुलाम होना और आजाद होना, ये दो जो है ना अपोजिट इकदार हैं, जो एक दूसरे से मुतासादिम हैं इसमें। तो इंसान जब मुसलमान होने का दावा करता है, ठीक है, तो वो इस अब्दियत को हर स्फेयर में कबूल करेगा, ठीक है। यानी उसका ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि मैं इस जगह तो कबूल करूंगा, इस जगह नहीं करूंगा,
ठीक है, तो ये निजाम का मामला भी जो है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो ये बात तय करेगा कि हाँ अल्लाह ताला मुझे बताएंगे दीन क्या कहता है इस मामले में, मैं उसको लेके चलूंगा। तो ये जितने भी उसूल हैं कि भाई मिसाल के तौर पे सलात कायम करो और जक़ात का निजाम कायम करो, इसमें ये नहीं है कि आप फर्द को कोड़े लगाएंगे, ठीक है, नहीं ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि उस सलात और जक़ात का निजाम को कायम करना, यानी बहस जैसे आज आप टैक्सेशन का निजाम कायम करते हैं, जक़ात और जजिया इसके अलावा क्या है कि टैक्स, यानी जक़ात एक सेविंग टैक्स है जो मुसलमान दे रहे हैं, ठीक है, और जजिया वो टैक्स है जो कि एक गैर मुस्लिम दे रहे हैं। उसके अंदर जो कि जिम्मी जिम्मी को जो गाली बना दिया गया, जिम्मी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप तारीख का जायजा लें तो आपको पता चलेगा उनकी इबादत गाहों का तहफ्फुज, उनको वो करना मसाजिद से ज्यादा अहमियत दी गई। कई मामले ऐसे हुए हैं कि जिसके अंदर जजिया की जो रकम है उसे कम किया गया या खत्म कर दिया गया कि भाई इस साल जजिया कोई नहीं देगा, अलबत्ता जक़ात देंगे मुसलमान। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हुक्मरान ने इस बात का जायजा लिया कि भाई इस वक्त जो है ये इन पोजीशन में है कि नहीं है, इसका जायजा लेकर उन्होंने किया। तो दीज आर द टैक्सेस, यानी ये इंतजामी उमूर है जिनके ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल जक़ात का भी मामला यही है कि 2.5% हो, ये भी लाजमी नहीं है, यानी फुका ने इसके बारे में बाकायदा वो कहा है कि वो 2.5 के 5 भी हो सकते हैं, 5 के 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जो है ना वो जक़ात को भी वो किया जा सकता है, जजिये को भी किया जा सकता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिनको किया जाएगा, लेकिन ये असूल हैं जिनको हमें अपनाना होगा जब हमारे पास एक इस्लामी निजाम की सूरत में एक मुल्क मौजूद हो। ये जो आज आप अपनी पिटाई देख रहे हैं, हर तरफ जो चार सू है, चाहे वो इस वक्त फलस्तीन में मामला हो रहा हो, अफगानिस्तान का मामला हुआ हो, इराक का मामला हुआ हो, आज जिस जिन जगह आप देखें तो हर तरफ जो एक ईवल है वो मुसलमान बना के पेश किया गया, ठीक है, कि जैसे इनसे ज्यादा उजट कोई नहीं है, इनसे ज्यादा बारबेरियन कोई नहीं है, ठीक है, इनसे ज्यादा फसादी कोई नहीं है। तो ये जो मामले हो रहे हैं और हर जगह जो हमारी पिटाई लग रही है, इसका हल क्या बनेगा? ठीक है, इसमें दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। जहां फर्द की तरबियत जरूरी है, वहां उस ताकत का हुसूल भी जरूरी है, जो यानी यूरोपियन यूनियन की तर्ज पे चाहे एक जो है ना अलायंस बनाकर किया जाए या एक निजाम की सूरत में प्रोड्यूस करके किया जाए, क्योंकि हम इनमें कंपेटेबल हो ही नहीं सकते। आप चाह ये रहे हैं कि जो है ना वो वॉशिंग मशीन के पुर्जों को टीवी के पुर्जे में लगा दिया जाए, ये हो ही नहीं सकता। दोनों मशीनें जरूर हैं, लेकिन इनके पुर्जे अलग अलग हैं। जब तक आप इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक इसी कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। और ये बात अच्छे से समझ लें कि मुसलमान किसी भी सूरत में आजाद अपने आप को तस्वुर नहीं करता। वो ना ये कहेगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ना वो ये कहेगा कि मेरा निजाम मेरी मर्जी, ना वो ये कहेगा मेरा सोच मेरी मर्जी। कर सकता है, अल्लाह ने उसको दिया हुआ है अलाउ के भाई हमने तुम्हें कुफर और ईमान के रास्ते दिखा दिए, जिसे चाहे इख्तियार करो। लेकिन जो बात ठीक है वो ये है कि मेरा मामला और अल्लाह की मर्जी, ठीक है। तो वो चाहे माशरती सतह पर हो, हुकूमती सतह पर हो या फर्द की सतह पर, मर्जी जिस जो मेरे लिए मंजूर नजर होगी वो अल्लाह की है, उसके ताबे मेरी अपनी मर्जी होगी। अजीम भाई, आपने तो मेरे लिए ज्यादा बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। आप देखिए, इसमें आपकी बात से अगर मैं ये इन्फर करूं तो ये बात नजर आती है कि हम कुछ भी कर लें, वो जो आपने कहा कि वॉशिंग मशीन के पार्ट्स और टीवी के पार्ट्स, ये तो हमेशा फिर गोया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि जिम्मी वाली कोई इतनी बुरी बात नहीं है या जजिया कोई इतनी बुरी बात नहीं है। मैं चाह नहीं रहा कि सिर्फ इसी पर वो पूरा मसाला पीस दिया जाए हमारे पास आगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसे जल्दी से खत्म कर लिया जाए। वो ये कि फिर तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद है वो तो हमने अपने उसूल में रख दी ना, कि नहीं तुम मुसलमान हो और तुम गैर मुस्लिम हो। और वो जो हजरत उमर का शौरा आफाक जुमला मैं याद दोहराऊं कि तुम उस बंदे को किस तरह गुलाम बना सकते हो जिसको उसकी माँ ने आजाद पैदा किया है। तो इस पूरे कॉन्ट्रडिक्शन को मैं किस तरह देखूं? देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तुम जुमला बता रहे हो वो बिल्कुल वैसे ही है, यानी किसी को जिम्मी बनाना किसी के गुलाम बनाने के मुतरादिफ नहीं है। दिस इज नंबर वन, यानी जिम्मी जिम्मेदारी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सिटीजन्स की जिम्मेदारी होती है। आज भी जैसे मैं इंग्लैंड में हूँ या आप किसी दूसरे मुल्क में हो, तो वहां पर मुख्तलिफ वीजाज होते हैं, मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बाज औकात ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये राइट्स हासिल होंगे, तो आपको कंप्लीट ह्यूमन राइट्स हासिल होते हैं। हर हर तरह का तहफ्फुज आपको जो है ना वो उसमें मैसर होता है। लेकिन ये मामला नहीं होता कि जी आप उसको गुलामी के जो है ना बिल्कुल मिसदाक करार दे दें, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। दिस इज नंबर वन। दूसरा ये कि ये बात कि इन निजाम में टकराव रहेगा, असूल में टकराव रहेगा, तो ये बिल्कुल रहेगा। यानी मैं आपको क्यों एक कंफर्टेबल लाए दे दूं, एक जो है ना ऐसा झूठ आपको सुना दूं जो आपके जख्मों पर जो है वो वक्ती मरहम रख दे,
उससे अच्छा है कि थोड़ी सी खरोंच लग जाए, वो जख्म रसने लगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बिटर ट्रुथ देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये असूल कभी कंपेटेबल नहीं हो सकते दोनों तरफ से। मुसलमानों का मामला यही है कि वो उन असूलों के लिए बहुत गैर मामूली तौर पे संजीदा है, ठीक है, उसको उसके ऊपर वो जहालत का तमगा भी ले लेते हैं अपने अंदर, जज्बाती और नालायक होने का, और सब कुछ लेने के लिए वो तैयार है, लेकिन इन असूलों पर वो समझौता ना कर सकते हैं ना वो करेंगे कभी। लेकिन ये क्लैश इस लिहाज से कि असूली सतह के ऊपर वो रहेगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जितने मुसलमान दीगर ममालिक में बस रहे हैं वो वहां के कवानीन की पाबंदी नहीं करेंगे? नहीं, वही असूल जो ये बताता है कि आपका जहां पे गलबा होगा वहां पे आप क्या करेंगे, वो ये बताता है कि जहां दूसरों का गलबा होगा वहां पर आपको उनके तमाम लॉस को फॉलो करना, आपको उनके मुताबिक चलना है, उनके हिसाब से चलना है। अलबत्ता कोई चीज आपके दीन को रोक रही है, खत्म कर रही है, ठीक है, देन इट्स द पॉइंट कि वहां पर आप ये कह सकते हैं कि जी मैं यहां से हिजरत कर जाऊं, ठीक है, यहां से निकल जाऊं, अपने आप को माइग्रेट कर लूं, दैट इज द ओनली थिंग यू आर अलाउड टू डू। लेकिन ये कि आप ये सोचें कि भाई किसी सूरत जो है ना वो यही निजाम जो आज के दौर में हमने लिबरलिज्म और कम्युनिज्म या सेकुलरिज्म और फलानाइज्म और ढिमाकाइज्म की सूरत में कायम किए हैं, वो और इस्लाम जो है ना एक साथ कंपेटेबल हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। हमने टर्मिनोलॉजीज तो सेम इस्तेमाल करते हैं अब्बास, लेकिन उनके जो मफहूम है वो बिल्कुल अलग है। यानी मिसाल के तौर पे एक आम मुसलमान ना, उसके सामने अगर आप कहें कि यार फेमिनिज्म, ठीक है, और वुमेन राइट्स की बात की जाए तो कहता नहीं, इस्लाम में सबसे ज्यादा वुमेन राइट्स है यकीनन, लेकिन इस्लाम के वुमेन राइट्स और फेमिनिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। यानी आप उसकी जब तफसील में जाते हैं, दोनों वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो मुसलमान कहेगा असल फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे पास है, और फौरन सुना देगा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कुर्ता जो है ना उन्होंने वो पहना हुआ था, तो एक आदमी ने पूछ लिया कि भाई यहाँ से कहाँ से सिलवाया, तो एक आम आदमी एक हुक्मरान को चैलेंज कर सकता है, दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, वो इसका दर्ज देगा। लेकिन यहाँ पर क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के यही मानी है? नहीं, यहाँ तो आप कार्टून बनाए, ठीक है, दूसरों की तजलील करें, ये फ्रीडम क्या आप समझते हैं कि इस्लाम में जायज हो सकता है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि दूसरे के जाली खुदाओं को भी गाली नहीं दे सकते, तो ठीक है, या उनको बुरा नहीं कह सकते, तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो डेफिनेशन है ही नहीं। तो ये वो असूल हैं जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हैं और होने चाहिए एक मुसलमान के लिए। इसमें बड़ी एक मजेदार चीज आप को मालूम होगा कि एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है जिसने अभी कबूल इस्लाम किया है कुछ अरसे पहले, कंट्रोवर्शियल भी है, एंड्रयू टेट, ठीक है। तो ये एंड्रयू टेट का जो कबूल इस्लाम है उसकी पुरानी वीडियोस आप देखिए, जिसके अंदर वो क्रिश्चियन उसका बना बैठा है कि वो क्रिश्चियन उसके अंदर है, बता रहा है कि सबसे ज्यादा डोनेशन मैं देता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, तो लेकिन वो बता क्या रहा है, वो कह रहा है यार अगर आज मुझे एज ए बिजनेसमैन किसी मजहब को ये कहना हो कि हाँ यार मैं इसका साथ दूं, तो वो इस्लाम होगा। और उसकी वजह यह है कि दे आर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर फिलोसफी। क्रिश्चियंस और बाकियों का क्या है, उन्होंने हर चीज सरेंडर कर दी। कह रहा है कि यार लंदन के अंदर कोई बंदा घूम रहा है, माजल्ला सुम्मा माजल्ला टी शर्ट पहना हुआ कि जीसस इज गे लिखकर, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, कह रहे हैं वो अलावा कोई बात नहीं, ठीक है। मुसलमानों के लिए क्या ये काम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच भी सकता है कोई? नहीं सोच सकता, ठीक है, दैट्स नॉट टॉलरेटेड ऑन दैट। तो वो कह रहा है कि ये लोग अपने असूलों से संजीदा हैं, अपने असूलों से सच्चे हैं, तभी उनकी पासदारी करते हैं। हमारा क्या मामला है, हमने बस सिर्फ एक नाम रखा हुआ, चलो उस वक्त वो एज ए क्रिश्चियन बात कर रहा था, कंप्लीट। तो ये वो मामला है, ये वो असूल है, और बड़ी गैर मामूली जो एक पेशरफ्त हो रही है पसे पर्दा जो लोगों के इल्म में नहीं आ रही, वो ये है कि इस वक्त जो इलीट इंटेलेक्ट्स हैं, अगर आप उनकी पॉडकास्ट का जायजा लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिनको इस्लामिकल रेडिकल कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि यार ये तो इस्लाम के जो है ना रेडिकल कॉन्सेप्ट है, इंतहा पसंद आइडियाज हैं, आज वो लोग उसका दर्स दे रहे हैं और उस पर बहसें हो रही हैं, ठीक है। वो बैन हो, वो पियर मॉर्गन हो, वो एंड्रयू टेट हो, वो पर्ल हो, वगैरह वगैरह, एडम हो, ये सारे के सारे बैठकर जो बात कर रहे हैं पॉडकास्ट के ऊपर, चाहे वो फेमिनिज्म के हवाले से कर रहे हो, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कर रहे हो, उसके अंदर इतनी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है इस्लाम के फलसफों से या इस्लाम के कवानीन से कि बाज औकात तो लगता है कि शायद मनोहन एक ही जैसे हैं, वहीं से पढ़कर सुना रहे हैं उसमें। तो ये वो एक चेंज है, क्योंकि जो नैरेटिव इस वक्त हमारे यहाँ राइज है, जो जिसको आप वेस्टर्न नैरेटिव कह दें कंबाइन, उसको अगर कोई चीज चैलेंज करती है अकली सतह पर, वो वही फलसफा है जो कि इस्लाम कर रहा है। उसके अंदर वो भले यही क्यों ना हो कि मैन क्या है, जिसको आज वो कहते हैं जी टॉक्सिक मस्क्यूलिनिटी, ठीक है, और पैट्रियार्की, और ये जो है ना मर्दों को और औरत को सारे राइट्स, औरत सब कुछ कर सकते हैं, वो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आपने मर्द को जो एक लवी डबी सा बनाकर रख दिया है,
ठीक है, कि इसको पिंक भी पहना दो और इसको शेव भी कर दो और इसके जो है ना कान में बुंदे भी लगाओ और इसको ये भी करो, और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन उस मर्द से ये है कि वो प्रोटेक्टर का रूल भी अदा करे। ठीक है, नहीं या तो आप उसको फिर छोड़ दें, ठीक है, उसको भी जो है ना पप्पा की परी बन के घूमने दें, या फिर जो है ना अगर आप चाहते हैं कि वो एक प्रोटेक्टर बनकर उठे, प्रोवाइडर बनकर उठे, तो उसके अंदर मैन ट्रेड्स होना लाजमी है। ठीक है, जिन मैन ट्रेड्स की इस्लाम बात करता है। इसी तरीके से वुमेन ट्रेड्स क्या हैं जो कि एक मर्द को अट्रैक्ट करते हैं या माशरे में या नस्ल साजी के लिए होते हैं, दे आर स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंसेस जो कि ये लोग बात कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं कि इन पॉडकास्ट के अंदर हो रही है। तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी, देर इज नो शेडो ऑफ डाउट फॉर मी। ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता कि हम इनको कह दें कि ये कंपैटिबल है। अलबत्ता ये कि हम मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखते हुए भी अमन के साथ रह सकते हैं, मोहब्बत के साथ रह सकते हैं, और रहना चाहिए। अजीम भाई, इस सेक्युलरिज्म के मौजूद में मैं चाह रहा था कि डेमोक्रेसी पर बात हो जाए, लेकिन बाकी फिर सब कुछ रह जाएगा, इसको इधर ही छोड़ देते हैं। ये मैं कुछ हम्म। जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक कारी की हैसियत से या सुनने वाले की हैसियत से। मैं मन में करता नहीं हूँ। मैं इधर बैठा था कि इस मसले को कुछ हम सुलझा लेंगे, ये उलझ गया है। अब इस वाले मौजू पे, निज़ाम के मौजू पे, सेक्युलरिज्म के मौजू पे, आइडियाज के मौजू पे, जिहाद के मौजू पे, एक आम इंसान, एक अजीम, एक अब्बास कराची में बैठा हुआ है इस वक्त, वो चाय पी रहा होगा घर में बैठ के। मैं क्या करूं? आप दीन को बस फॉलो करें जिस हद तक आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स की सतह पर है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं उसमें। यानी आपके लिए मामला यही है कि आप दीन को, जो बात हक बद के सामने आ रही है, यानी या तो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ना होगा हमें। ठीक है, यानी हम ये कहना छोड़ दें कि हम मुसलमान हैं, और अगर हमने कह दिया कि हम मुसलमान हैं और हम अब्दुल्ला हैं, तो फिर मैं उसको फॉलो करूंगा जो मुझ पर मिन जाने वल्लाह साबित हो जाए। ठीक है, और ये कहां से पता चलेगा? ये आप बिल्कुल ना समझे, ये हो सकता है कि अजीम आपको बेवकूफ बना रहा हो। ठीक है, और या अजीम की समझ में कोई गलती हो जिसकी वजह से हो गया, ये आप खुद पढ़ें, खुद देखें। और आपके और मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है ना पढ़ने का कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो सारे वसाइल भी अता किए हैं, अकल भी अता की है, तालीम भी अता की है। ठीक है, तो वो नोवेल साइज किताब जो हम सबके घरों में मौजूद है कुरान हकीम के नाम से, ठीक है, उससे हम तबर्रुक हासिल करने के बजाय उसके पैगाम को जो है वो समझने की कोशिश करें, उससे हिदायत लेने की कोशिश करें, तो 2 + 2 = 4 की तरह बात वाज़ेह होती चली जाएंगी कि क्या है किस तरीके से। लेकिन बात यह है कि हम क्या चाहते हैं, हमें चाहिए अपना मन चाहा रिजल्ट। ठीक है, मन चाहा रिजल्ट मिल जाए ये इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी कुछ चीजों में मिल जाएगा, कुछ में नहीं मिलेगा। आपको ये देखना होगा कि ये दीन का मुकदमा क्या है, उसके अंदर जहां वो ब्रूटल है वहां ब्रूटल है, जहां कंपेटेबल है वहां कंपेटेबल है। ठीक है, उसको वैसे ही बयान करना होगा, बिना किसी फलसफे की आमेजिश के, बिना किसी वेस्टर्न आइडियोलॉजी की आमेजिश के। उसको वैसे ही पेश करना होगा, उसके बाद फैसला करें कि हाँ भाई ये यूं है, उसे समझने की कोशिश करें। तो आई एम वेरी सॉरी कि ये चीज रिजॉल्व नहीं हो पा रही, लेकिन आई बिलीव लाइक खुद मेरे लिए भी मैंने बहुत इस पे गौर किया है, और मैं आपको ऐसा दे सकता हूँ कि जिससे लगे कि हाँ यार रिजॉल्व हो गया है सारा सारा मामला ना, ये तो कुछ है ही नहीं। वही एक लवी डबी सॉल्यूशन दे दूं मैं आपको, लेकिन फिर वो एक इल्मी बदयांती के जुमरे में जाएगा। ठीक है, मैंने इस चीज को गौर से देखने की कोशिश की है, क्योंकि ये मसला सिर्फ आपका नहीं है या आपके नाजरीन का नहीं है, ये मेरा भी है। ठीक है, हम सबका है कि भाई ये हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। और बिलखुसूस जिस वक्त इस वक्त जो एक पूरी लहर है, यानी आप अगर वेस्ट में नहीं है तो शायद आप उसकी शिद्दत से आगा ही नहीं है, और अगर आपके बच्चे छोटे नहीं है तो आप उसकी शिद्दत से आगा ही नहीं है। जो इस वक्त स्कूल्स की सतह पर जो है ना वो किया जा रहा है, जो आइडियोलॉजीज आपके अंदर इंजेक्ट की जा रही है, यानी फोर्सफुली आपको बताया जा रहा है कि जी ट्रांसजेंडरिज्म क्या है और किस तरीके से आपने करना है। इनफैक्ट जहां पर नहीं है ये मामला वहां पर उसको प्रीच किया जा रहा है। ठीक है, इस ऐसे यानी जिस तरीके से माशरे के असरात आप पर मुरतब होते हैं, यानी आप ये चाहेंगे नहीं जी खुद बच्चा फैसला करेगा, लेकिन आप क्या चाहेंगे अपने बच्चे को कि वो रोजाना हीरोइंचियों में बैठे। ठीक है, यानी आप हीरोइंचियों में बिठवाएंगे तो हीरोइंची बनेगा, उसके असरात आएंगे, तो जो चीज आप उसको असरात के तौर पे देंगे वो उसकी जिंदगी में आएगी ही आएगी। तो ये सारे आइडियोलॉजीज ये इतनी हार्मलेस नहीं है, ये कोई उसके ऊपर नहीं। आप नहीं बताएंगे अपनी आइडियोलॉजी तो वो तो जरूर बताएंगे। तो आपको और मुझे ये चाहिए कि हम एक नॉन अपोलोजेटिक रवैया इसके अंदर अपनाएं। ठीक है, चाहे पिटाई तो पहले भी लग रही है, अभी भी लग रही है, हो सकता है आगे भी लगती रहे, जो अभी जब तक हमारे हाल दुरुस्त नहीं होते, जब तक हमें खुद अकल नहीं आती इस सारी चीज में। लेकिन हम कम से कम सच पे खड़े हो। ठीक है, वो सच किसी को पसंद आता है, किसी को सूट करता है या नहीं करता है, ठीक है, दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस। अजीम भाई, कैमरा नीचे करेंगे प्लीज? थैंक यू सो मच।
जी। अम, अजीम भाई, क्योंकि मैंने जैसे हमने कहा था कि फेमिनिज्म, एलजीबीटीक्यू, सोशलिज्म, लिबरलिज्म पे जैसे आपने बात की, एग्जांपल भी है मेरे पास, उससे बात करनी है। तो अब क्योंकि वक्त हमने सेक्युलरिज्म पे बहुत ज्यादा ले लिया, तो अब मैं नुमाइंदा सवाल करते हुए बस आगे चलते हूँ। जो आपने कहा जी। कि अच्छी और अच्छा किया आपने कि वो फेमिनिज्म, मर्द मर्द होना, औरत की ट्रेड्स, उस पर बात कर लिया। अगर मेरा मौजूद फेमिनिज्म ही था, तो इस कम से कम आपके मुकदमे से ये तो क्लियर हो गया कि मेरा जैसे मेरी मर्जी की बात नहीं हो सकती। औरत और मर्द जिस तरह एक इक्वल पार्टनर्स अमूमी तौर पे समझे जाते हैं, वो है या नहीं, मैं उस पर सवाल रखूंगा आपके सामने। लेकिन जो आपने ये कहा कि जो मर्दों के ट्रेड्स हमेशा से चलते आए हैं, औरतों के ट्रेड्स हमेशा से चलते आए हैं, तो हम मुआशरे को इस पे मुंजमद नहीं कर देते कि बस एक औरत फिर यही करेगी और एक मर्द सिर्फ यही करेगा? फिर मुआशरे में तो आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए, पहला जो आपने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके भी दरअसल दो मानी निकलते हैं। एक मफहूम में ये बिल्कुल ठीक है। यानी अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस बात पे आजाद हूं कि मैं कुफर का रवैया अख्तियार करूं कि उसका, तो बिल्कुल आप कीजिए। अल्लाह ने आपको इजाजत दी है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। ठीक है, कोई शख्स कहता है मैं कपड़े उतार फेंकूंगा, कोई शख्स कहता है मैं बुर्का पहनूंगा। ठीक है, आपकी इजाजत है, आप कीजिए इस चीज के अंदर। लेकिन एक मुसलमान के लिए जब हम कहेंगे कि इस्लाम की सतह पर असूल क्या है, तो वहां पर असूल ये नहीं है कि तुम एक अच्छा मुसलमान ये होता है जो कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा मुसलमान या एक नॉर्मल मुसलमान, अच्छा और बुरा क्या होता है, एक मुसलमान, ठीक है, वो ये कहता है मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, मेरा निजाम अल्लाह की मर्जी, मेरी जिंदगी अल्लाह की मर्जी, मेरे मामलात अल्लाह की मर्जी, मेरी तमाम मर्जियां मेरे अल्लाह के ताबे हुआ करती हैं। तो ये दो बिल्कुल अलग मफहूम है। होता ही है कि जो बंदा मेरा जैसा मेरी मर्जी को सपोर्ट कर रहा होगा ना, वो कहेगा अच्छा आपकी चलेगी फिर मर्जी क्या, मेरी मेरे जिस्म पे मेरी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी। भाई बिल्कुल आपकी चलेगी, लेकिन वो उस मफहूम में। और जो दूसरा मफहूम मैंने आपको बताया एक मुसलमान के अम्ब्रेला में, वो दोनों मफहूम है। तो एक तो जो है ना, ये वो रख लें। फिर ये कि देखें, जो मोरालिटी है, ठीक है, ये दो तरह की मोरालिटीज हैं। एक सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। ठीक है, हम जिस माशरे में जी रहे हैं, जब हम ये कहते हैं ना इंसान मोरालिटी तय करेगा, वो ये बताएगा कि क्या है, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती, वो बदलती रहती है। ठीक है, वो माशरे के साथ बदलती रहती है। कल जो है वो होमोसेक्सुअलिटी बुरी थी, आज अच्छी हो गई। ठीक है, आज जो है वो हो सकता है इंसेस्ट रिलेशन बुरा है, हो सकता है कल अच्छा हो जाए। ठीक है, ये मोरालिटी बढ़ती चेंज होती रहेगी, माशरे जिस तरह से अडॉप्ट करते रहेंगे, और हर चीज के पीछे फलसफा होता है। यानी मिसाल के तौर पे जो न्यूड बीचेस हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है अय्याशी के लिए जाते हैं? नहीं, अय्याशी के लिए नहीं जाते ये अय्याश उसमें इन्होंने क्या फलसफा बनाया कि यार जानवर कपड़े नहीं पहनते, और हम चूंकि एवोल्यूशन से साबित हो चुका है हम खुद भी जानवर है, हम भी तो एक वही किस्म है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमने खुद ही अपने दिमाग पे एक जो है ना खोल चढ़ा लिया है, अपने लिए एक पाबंदी अस खुद क्रिएट कर लिया। तो क्या जरूरत है, दफा करो, कपड़े जो है ना उतारो और वैसे घूमो। यही चीज आगे चलकर इंसेस्ट में भी बदल सकती है कि भाई एक बकरा ये नहीं सोचता कि जिस बकरी के साथ वो अपना जिस्मानी ताल्लुक कायम कर रहा है वो माँ है कि बेटी है। ठीक है, तो वो ये भी कर सकता है। तो ये मोरालिटी जो है, जो जो जिस माशरे की हम बात करते हैं, इंसानी सतह पे जब हम बात करते हैं, ये बदलती रहती है। ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं कि मुंजमद नहीं होती, फिर वो इर्तिका पजीर होती रहती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, या ये कहिए कि जो बेसिक मोरालिटी है, मोरालिटी के जो बेसिक्स हैं, वो दीन की जानिब से जब होते हैं, जब अल्लाह की जानिब से आते हैं, तो जी हाँ वो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं। यानी कभी ये कदर नहीं बदल सकती कि भाई तुमने जो है ना नजर झुकानी है औरत को देखकर। ठीक है, ये कदर नहीं बदल सकती। ठीक है, तुमने जो है ना वो झूठ नहीं बोलना है, कदर नहीं बदल सकती। ठीक है, तुमने किसी बेगुनाह की जान नहीं लेनी है, नॉन कॉम्बैटेंट को नहीं मारना है। ठीक है, ये कदर नहीं बदल सकती। ठीक है, तो ये इकदार जो है ये मुंजमद रहती हैं इस हवाले से। ठीक है कि हाँ भाई ये है। अलबत्ता आप मर्द और औरत के रोल के ऊपर आ जाएं, तो औरत का रोल स्पेसिफाई होगा कि क्या है जिसको हम मुंजमद कह रहे हैं, क्या वो वाकई इतना मुंजमद कर देता है। यानी अगर ऐसा होता, तो क्या ये खिलाफत के दौर में जो मुस्लिम औरतें सफीर बनी हुई हैं, वजीर बनी हुई हैं, ठीक है, ये कैसे थी? यानी कि कमरे में बैठे रहते थे? ठीक है, यानी सिर्फ उधर ही हुआ करते थे और कोई बात नहीं हुआ करती थी इनकी? नहीं। इसी तरीके से मौलमा बनी हुई है। हम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानते हैं कि सब उनसे सवालात पूछने उनके घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आर्मी को लीड कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके की बेशुमार मिसालें हैं। तो यानी ये सोचना, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो बिजनेस टाइकॉन है उसमें। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें इस बात को बताती हैं कि मुंजमद होने का या औरत का रोल स्पेसिफाई करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसे तालीम नहीं मिलेगी या वो माश के अंदर अपने आप को आगे नहीं ले जा सकती। अलबत्ता एक घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मर्द की क्या होनी चाहिए, एक औरत की क्या होनी चाहिए,
बाप की क्या होनी चाहिए, माँ की क्या होनी चाहिए, औलाद की क्या होनी चाहिए, इसके बारे में गाइडलाइंस एक बिल्कुल हतमी तौर पर दीन ने दे दी। ठीक है, यानी मर्द का काम ये है, यानी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, वो ये है कि ही इज अ प्रोवाइडर एंड ही इज अ प्रोटेक्टर। ठीक है, यानी ये आप जानवरों की सतह पर भी अगर आप जाकर देखते हैं तो यहाँ वहां पर भी आपको कई कबीले ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका काम क्या है कि वो प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर है, कि उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरीके से जो औरत है, उसका जो प्राइम मोटिव है वो ये है कि यार वो तरबियत करेगी, उस नस्ल को तैयार करेगी, नस्ल साजी करेगी, और उसके साथ मिलकर एक घर के इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाएगी। तो ये जो है, ये एक प्राइम रूल्स हैं जो कि चेंज नहीं होंगे। अलबत्ता कहीं पर ये तवाजुन बिगड़ जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पे औरत जो है ना वो कमा रही है और मर्द जो है ना उसने जो है वो बिस्तर पकड़ा हुआ है, चाहे वो बीमारी की वजह से पकड़ा हो, चाहे अपनी किसी हठरामी की वजह से पकड़ा हो। ठीक है, तो अगर उसने ये मामला किया है तो फिर कव्वाम की जो जगह है वो औरत को मिल सकती है। तो उसमें इसमें फिर जो है उल्मा है वो उस पर गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहां पर प्रोवाइडर औरत बन गई है, ठीक है, और मर्द बैठा है, तो अब मर्द वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करेगा जो कि असूली तौर पे औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। लेकिन ये कि असूल जो है, जो कि एक जनरल, ये एक्सेप्शंस को हटाकर ये एक्सेप्शनल में आएगा, ये इस्तिस्नात में आएगा। ठीक है, एक जनरल रूल वही रहेगा कि जो हमें बताया गया। तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की तो डेफिनेशन ही यही है कि वो इस तरह से इवॉल्व नहीं करती कि वो अपनी असल को खो बैठे। असल कायम रहती है, अलबत्ता उसी असल की अम्ब्रेला के तहत जो है वो मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस आपको नजर आती रहती हैं। क्योंकि वक्त नहीं है तो मैं इसको और कुरेदना नहीं चाहता इसी वाले सवाल पे, वरना माफ कीजिएगा बहुत सवाल उठ सकते थे इसमें। एक चीज मैं चाहता हूँ कि जिसपे बात कर ली जाए, आपके जवाब से एक चीज उठती है, और ये एक बहुत बड़ा एतराज भी होता है मुसलमानों पे, कि जब हम पिक एंड चूज कर लेते हैं ना। अभी देखिए, आपने कहा कि जब आप अपना प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर का एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपने कहा कि बहुत सारे जानवरों के कबाइल में भी ऐसा होता है माफ कीजिएगा। और यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, इन्फर कर रहा हूँ कि गोया ये तशबीह देना मुराद था कि देखिए जानवर भी तो ये करते हैं, तो ये नेचर है। और यही वाला मामला जब एवोल्यूशन का होता है कि हम जानवर है, हम कपड़े उतारेंगे, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। तो ये फिर चेरी बिल्कुल पिकिंग हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखें, ये मैंने दलील के तौर पे आपको बात नहीं साबित की है, या ये कहिए कि मैं आपको एक गलत इंप्रेशन दे गया हूं इस मामले के अंदर। मैं देखें, इंसान के हैवानी वजूद होने का दीन भी कायल है। यानी हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हैवानी वजूद भी है इंसान का, और उसका एक नूरानी वजूद भी है। यानी ये जिस्म और रूह का जो है ना, ये इजमा है जिससे इंसान तख्लीक पाता है। जिसे हम कहते हैं कि दोनों हाथों से दुरुस्त किया और अपनी रूह में से कुछ फूंक दिया अल्लाह पाक ने उसमें। तो जिस्मानी वजूद जो हमारा है, जिसे जस्दी खाका कह लें आप, उसे हैवानी वजूद कह रहे हैं, उसके अंदर कुछ हैवानों के भी जो है वो इंस्टिंक्ट्स नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन उसको किसी मुकम्मल हैवान के ऊपर कयास कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। यानी कहीं ऐसी जगह हैं कि जहां पर नूरानी पहलू गालिब है। ठीक है, और वो नूरानी पहलू जो है, वो नूरानी पहलू कहाँ से पता चलते हैं? एक, हमारी फितरत उसकी गवाही देती है, दूसरा हमें वही का नूर बताता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हम जानवरों से अपनी ममासलत पाते हैं। वो खाते पीते हैं, हम खाते पीते हैं। वो सोते हैं, वो हम सोते हैं। वो जो है ना जिस्मानी ताल्लुक कायम करके नस्ल साजी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, वो जो है ना घर बनाते हैं, कबीले बनाते हैं। ठीक है, वो जो है ना एक पैक्स में काम करते हैं, जंगे करते हैं, हम भी करते हैं। तो एक हैवानी सतह के ऊपर ममासलत मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन उसी में कुछ, उन्हीं हैवानी मामलात के अंदर, उसी के अंदर कुछ जो है ना एक ऐसा है कि जिसमें आपको तरबियत नफ्स मतलूब होती है, मकसूद होती है। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि भाई नूरानी पहलू हमारा गालिब है, कि यहाँ पर हैवानी पहलू गालिब है। और ये हमें पता कहाँ से चलता है? ये हमें किताब के जरिए चलता है। यानी असूली बात फिलवाके वही है कि जो हमने अपने आप को अब्दुल्ला कहा है, तो हमने उसके तहत चलना है। ये नहीं चलना है कि भाई हमने पिक एंड चूज किया हुआ है कि ये वाला हैवानी ट्रेट है तो मैं उठा लूंगा, ये नहीं है तो। जो जो दीन ने बताया है, उसके अंदर अगर वो किसी एक चीज को कह रहा है जो हैवानों से ममासलत रखती है, तब भी ठीक है। ठीक है, और अगर ये कह रहा है कि कोई चीज ऐसी बता रहा है जो हैवानों के एक गिरोह से नहीं रखती ममासलत, मिसाल के तौर पे कुछ इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि भाई होमोसेक्सुअलिटी भी कुछ जानवरों में पाई जाती है, वो पेंगुइन की एग्जांपल दे देंगे आपको, हम चंदे चलेंगे की उस दे पर, हाँ देंगे जी। उसमें। तो दीज आर द थिंग्स। तो बस असल पर्सपेक्टिव वो यही है कि आपको दीन को लेकर चलना है, दैट इज द क्राइटेरियन।
इट इज नॉट लाइक कि आप जानवरों को देख के, वो मैंने सिर्फ एक उसमें आपको एक इजाफी बात कह दी है। अजीम भाई, फेमिनिज्म का मामला खत्म करते हुए, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वो Yes. ये कि आप देखिए ना, इसको मानने में क्या बुराई है कि यार हमारे पास कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं थी, मुआशरा इवॉल्व कर गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम औरतों और मर्दों के ताल्लुकात की बुनियाद की बात करें, तो देखिए अब हमें फेमिनिज्म और ये तमाम लोग बताते हैं कि, और अब न्यू फेमिनिज्म भी आपके जहन में है कि यार मर्द रो भी सकता है, जरा ज्यादा हो गया, वापस आइए, मामले को हल कीजिए। तो हम दोनों इक्वल हैं, दोनों अपने घर में डिसाइड कर सकते हैं, मुआशरा डिसाइड करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औरत को इस्लाम में हम सिर्फ उसको काउंटर नैरेटिव से देख रहे हैं कि इस्लाम में 3 तलाक का मसला भी है, इस्लाम में आधी गवाही का मसला भी है, इस्लाम में कव्वाम का मसला भी है, इस्लाम में बाहर जाने का मसला भी है। सऊदी अरब की सारी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि एक औरत अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। इसमें आप ये कह सकते हैं कि नहीं यार, ये इस्लाम का मुकदमा नहीं है, मुआशरे की अपनी तख्लीक है, तमाम चीजें। लेकिन जब फेमिनिज्म की जानिब से हमें एक अच्छा मुआशरा इस बुनियाद पे कि तमाम लोग इक्वल हैं और आओ मिलकर डिसाइड करते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है, आओ मिलकर खाना बनाते हैं, आओ मिलकर बच्चे पालते हैं, आओ मिलकर काम करते हैं, तो हमें ये मानने में क्या बुराई है या क्या कबाहत है कि यार कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ छोटी चीज रह गई, मुआशरे का मसला था, वक्त का मसला था, 1400 साल गुजर गए, वहां से ले ली जाए। नहीं, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि अगर के आपके असूलों पर कोई कदगन नहीं पड़ रही तो इसमें कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी दोनों मिलकर ये बात तय कर लेते हैं कि जी हम दोनों काम करेंगे, दोनों मिलकर जो है ना अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है ना इस तरीके से हम बांट लेते हैं, ठीक है। और ये जहन में रखते हुए कि ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी खातून की थी, लेकिन एक मर्द ने आगे बढ़कर अपने आप को पेश कर दिया है कि मैं भी जो है ना इसके अंदर हाथ रखूंगा, ठीक है। या मर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पैसा लेकर आएगा, लेकिन एक औरत ने आगे बढ़कर अपने आप को पेश कर दिया कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ। इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन जो फेमिनिज्म है, जब आप फेमिनिज्म को एज अ फेमिनिज्म पेश करते हैं, तो अगेन वही बात जो आप मुझसे कह रहे थे वो यहां भी नहीं हो सकती कि आप पिक एंड चूज करें, ठीक है। नहीं, फेमिनिज्म का मामला यह है कि इस वक्त मगरिब में ही एंटी फेमिनिज्म की बड़ी बड़ी तहरीकें बरपा हैं, जो फेमिनिज्म को बता रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं। फेमिनिज्म की जो टॉप लीडर खवातीन थी, वो आगे आकर बता रही हैं कि किस तरह से इस फलसफे ने उनकी जिंदगी को तबाह कर छोड़ा, ठीक है। यानी जो लीड कर रही है एंटी फेमिनिज्म की, मैं चाहता हूं कि आप उसे देखें, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उनकी जो लीडर्स हैं वो आगे आकर ये बात कह रही हैं। तो ऐसा क्या है फेमिनिज्म में, क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है, क्या ऐसा टॉक्सिक है कि जिसकी वजह से उन्हीं की लीडर्स आगे बढ़कर ये नहीं बता रही हैं कि भाई किस तरीके से इसने तबाही का मामला फेर रखा है। तो औरतों को एक अलग तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है, सिर्फ ये बताकर के तुम आजाद हो, ठीक है। यानी उनको एक आजादी का धोखा है, एक शराब है, जिससे उनका और जो है ना वो इस्तेहसाल मकसूद हो रहा है, या उसका एक नतीजा जो है ना एक इस्तेहसाल की सूरत के अंदर निकल रहा है। और ये जितनी भी दुनिया है जो आजकल वो कहलाती है जी जस्ट फॉर फैंस, जो वेबसाइट्स चल रही हैं और इस तरीके के मामले चल रहे हैं, उन सब पर भरपूर इस वक्त डिस्कशन मौजूद है। और उसके पीछे जो फलसफा है, जिसके ऊपर जो खवातीन बैठी है, उनके इंटरव्यूज देखिए, जो ये सारे अपने आप को कर रही हैं। हमारे यहाँ अभी जस्ट फॉर फैन नहीं आया है, तो हमारे यहाँ वो टिकटॉक और इन तरीके की चीजों के ऊपर जिस हद तक हो सकता है वो कर रही होती हैं बैठी हुई। तो उनसे जब बात करेंगे तो दी दे आर एक्चुअली ओनिंग दोज फिलोसफीज, कि जी जी असल जो चीज है ना जो उसके पीछे जो पेश किया जा रहा है वो फेमिनिज्म के उसमें, तो ये वो मामला है जो तबाही लेके आता है। हर चीज के अंदर अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, कोई चीज भी ना मुतलक बुरी होती है ना मुतलक अच्छी होती है। तो ये कि किसी के अच्छे पहलू से हम सीख लें, उससे कुछ हासिल कर लें, उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन अगेन आई विल टेक यू बैक टू द मेन पॉइंट, कि असल चीज ये कि जब हम अपने आप को मुसलमान कहें, तब तो हमें उसी के बारे में बात करनी होगी। ये तो हो सकता है कि हम उसको समझने की कोशिश कर लें कि हाँ भाई इसके क्या मामला आते हैं, किस तरीके से हैं। लेकिन ये कि क्या फला चीज की इजाजत है, क्या अपने आप को इस तरह से एक्सपोज करने की इजाजत है, ठीक है, फेमिनिज्म में तो है। और फेमिनिज्म का ही जो एक टॉक्सिक वर्जन है वो ये है कि जो कि मैन हेटेड पे मबनी है। जी, तभी यानी मैंने वो न्यू उसके अंदर फेमिनिज्म ये है की बात की ना, कि उसको रिवर्स करने की हाँ, कोशिश हो रही है। जी। लेकिन व्यूअर्स व्यूअर्स शायद हो सकता है कि वो उन उन तमाम चीजों से वाकिफ ना हो, कि वो ये कह रही हैं कि हम अगर वो हम हमल हम जाया कर देंगे कि जो बच्चा मर्द की सूरत में हमारे पेट में हुआ, तो यानी हम जेंडर डिटरमिन करेंगे, और अगर के वो मर्द है, लड़का है, तो उसको जाया कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके की बेशुमार चीजें मौजूद है हमारे पास, एक दो नहीं है। इसी तरह से जो ट्रांसजेंडरिज्म है, ये जो एक तहरीक के तौर पर इस वक्त बरपा है, जो हमें बाकायदा पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चों के दिमागों में उंडेला जा रहा है। और ये कि भाई हमें औरत मानो, यानी ये अब ये एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम वाली बात नहीं है, ठीक है। कि तुम वो कर रहे हो, कह रहे हैं, नहीं जी जेंडर अलग है, ठीक है, और सेक्स अलग है, यानी मेल फीमेल सेक्स अलग है और जेंडर अलग है, ठीक है। जेंडर जो है ना वो एक सिर्फ जहनी हालत का नाम है, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। अभी वो एक मर्द है जो कि 136 नंबर पे था
जब स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में उसने हिस्सा लिया, 136 या 140 नंबर था उसका मर्द के उसमें। उन भाई साहब ने अपने आप को कहना शुरू किया कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, मैं तो औरत हूँ। उसको औरतों के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया, नंबर 1 आया। ठीक है। क्यों आए हैं नंबर 1? इसलिए कि उसको एक एडवांटेज हासिल है, उसका जिस्म आज भी मर्दों का है। उसका मसल स्ट्रक्चर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका क्रोमोसोम किस कदर की इसी तरीके से भी एक केस हुआ है अमेरिका में कि एक ट्रांसजेंडर को औरतों की जेल में डाल दिया गया। वहां उसने पता नहीं कितनी औरतों का रेप कर डाला इसी उसके अंदर। तो कहने को वो सामने औरत बनी हुई है, मेकअप जो है ना पोत के, और सामने जो है ना आपको नजर आ रही है औरत के तौर पे, लेकिन वो अंदर से वही मर्द मौजूद है। तो ये वो टॉक्सिक उसके रिजल्ट्स हैं, जिसका मुतहम्मिल होना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये वो नताइज हैं जो बरपा हो रहे हैं। ये एक तो वो है कि जो हम अकली सतह पर बहस करते हैं, जिसका मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ, और एक वो है जो कि इस्लाम की सतह है, मुसलमान की सतह है। हमारे लिए तो यही बात काफी हो जाती है कि फला चीज अलाउ है और फला चीज नहीं है। अगर हम पर ये साबित हो गई बात कि यार ये मिन जाने बल्ला है, तो दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, हम फिर उसी को फॉलो करेंगे। अजीम भाई, तीसरा हिस्सा एलजीबीटीक्यू का था, आपने उसका मुख्तसरन जिक्र कर दिया, हम आगे चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार क्वालिफाई कर लिया जाए। आपने बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स दी, और इसी तरह की एक्सट्रीम एग्जांपल्स आपको इस्लामी मुआशरे में भी मिल जाती हैं। ज़ाहिर है उसका वक्त नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूं। इसको मैं क्लोज करते हुए एक आखिरी सवाल आपसे, बल्कि दो आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि देखिए, फिर इस्लाम का मुकदमा यहाँ आपको हारता हुआ महसूस नहीं होता कि हमने, चलिए, इस पूरे मुआशरे को कर लिया। मैं चाह रहा था कि इसे हल कर लिया जाए कि एक आम मुसलमान किस तरह देखे, वो मैं आखिर में आपसे पूछ लूंगा, बिकॉज वो जो पावर डायनामिक्स है वो आपके जवाब से अपनी जगह पर ही रहती है, हम उसे उतना हल नहीं कर सके। लेकिन उसका मुकदमा हमें यहाँ हारता हुआ नजर नहीं आता कि औरतों पे तो हम कदगन भी लगा लेते हैं, उन पर तो हम वो कवाम होने की हैसियत से घर में भी रोक लेते हैं। लेकिन जो मर्द को हुक्म था कि अपनी नजरें नीची करो, गेज अपनी नीची करो, उसको तो हम आज भी फिक्री, शऊरी और माशरती सतह पे इस्लाम इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। तो यहाँ पे आपको इस्लाम का मुकदमा हारता हुआ नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये अगर जहां इम्प्लीमेंट मर्द के लिए नहीं हो पा रहा, वहां औरत के लिए भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, यानी ये मामला ये है कि औरतों पर भी कौन सा हुआ है जो पढ़े लिखे हैं। मेरा घर है, आपका घर है। ठीक है, जरा अपने आप को कव्वाम की सतह पर रख के देखें, हमारी तो आवाज नहीं निकलती अपनी बेगम के सामने। ठीक है, तो हम तो भाई बैठे हुए सीधे सीधे उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। खुद मैं भी इसी के अंदर शामिल हूँ, और इसमें कोई कवाद भी नहीं है, अगर के कोई इलीगल बात नहीं हो रही, कोई इस्लाम के खिलाफ बात नहीं हो रही उस चीज के अंदर। लेकिन ये कि ये सोचना है कि जी सिर्फ औरतों के लिए जो है ना ये मामला नहीं हो रहा और मर्दों के लिए ये हो गया, नहीं, ये कहीं भी नहीं हो रहा। क्योंकि हम इस वक्त उस माशरे से ही महरूम है जिसकी बात है। अलबत्ता ये कि एक है असूल का बयान होना, वो वैसे ही बयान किए जाएंगे जो हमें बताए गए हैं। ठीक है, एक ये है कि आज के दौर में वो कितना ज्यादा लोगों का को अपनी लपेट में लिया है, दूसरी चीज है। यानी हम जानते हैं कि पैगंबरों में कई पैगंबर ऐसे गुजरे हैं, ज्यादातर बल्कि पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिनके मानने वाले मुट्ठी भर थे। यानी 40 हैं, 30 हैं, 50 हैं। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने एक तवील जिंदगी अपनी जो है ना वो इसमें खर्च की है। और उनके मानने वाले कितने हैं? या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो किस किस मुश्किल से गुजरते हैं, और कहते हैं जी 40 सवारी थे उनके। उसमें तो क्या हम ये कहेंगे कि वो नाकाम हो गए क्योंकि उनका जो है ना फलसफा नाकामयाब रहा, और जो है ना बहुत थोड़े लोग ईमान लेके आए उनके दौर में उसके अंदर? नहीं, ये दौर अपनी पलटे बदलता रहता है। ठीक है, करवट बदलता रहेगा, कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे। आज अगर 90% भी हमारी दुनिया जो है ना हमारे साथ हो जाए, तब भी ये कामयाबी नहीं है। ठीक है, और अगर जो है ना 90 लोग भी हमारे साथ ना हो, तब भी ये नाकामी नहीं है। ठीक है, यानी फलसफा वही रहेगा, उसूल वही रहेंगे। ठीक है, अलबत्ता ये कि कभी ये बढ़ जाएंगे नंबर, कभी हो जाएंगे, हम तो उसी असूल पे ऊपर चलेंगे, चाहे उसकी नताइज जो है वो नंबर्स की सूरत में निकल रहे हैं जैसे हम चाहते हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो दैट इज वेयर वी ऑल स्टैंड। रीमे, मैं चाहता हूँ कि फेमिनिज्म वाले मामले को क्लोज किया जाए। अब मैं आपके सामने एक जी सिनारियो पेश करता हूँ और आप इसका मुझे हल बताइए। मैं एक आम इंसान हूँ। जी जी मुझे मेरा दीन कहता है, या कम से कम जो मैंने सुना, कि अगर मेरी बहन बेपर्दा बाहर जाएगी तो मैं उसे रोक भी सकता हूँ, उसे अर्ज भी कर सकता हूँ कहीं। अगर मैं बाप हूं तो मैं उसे हाथ भी दराज करके रोक सकता हूँ। वहीं एक मुआशरा मेरे सामने पनप रहा है कि फेमिनिज्म की तहरीक है, कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं इस तरह बैठ गई। पोस्टर्स आपने देखे हैं। गो के फेमिनिज्म और औरत मार्च सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, मैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जी, एक बिल्कुल। एक लेमैन की हैसियत से इस हम्म। सिचुएशन में जो पावर डायनामिक्स जिस तरह चेंज हो रही है, मैंने किस तरह अपनी खवातीन के साथ मामला करना है, खवातीन ने किस तरह मर्द के साथ मामला करना है, इस एवर सो चेंजिंग सोसाइटी में एक आम मुसलमान क्या करे? एक आम मुसलमान क्या करे इस चीज के अंदर? यानी मुसलमान देखे ना, यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर उसको ये डिस्टिंक्शंस रखनी पड़ेंगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें इस्लाम के नाम पर बताई गई हैं, लेकिन वो इस्लाम नहीं है। यानी यही बात कि मिसाल के तौर पे औरत को एजुकेशन नहीं मिलेगी।
ठीक है, तो यानी अगर कोई मर्द औरतों के हुकूक के लिए नहीं खड़ा हुआ तो वो अच्छा मर्द है ही नहीं, अच्छा इंसान नहीं है। कि अगर के वो ये नहीं कह रहा कि भाई औरत को भी तालीम की वही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो मर्द को हासिल है। ठीक है, औरत को भी जॉब्स की वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो कि मर्द को हासिल है। ठीक है, हर चीज के अंदर यानी अपॉर्चुनिटी वाइज जो है वो औरत को वो मिलना चाहिए जो मर्द को। तो यहां पर हम सबको उस फीमेल राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं खुद भी खड़ा हूं इसमें। लेकिन जहां बात आएगी अपने रोल को निभाने की, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी की, या अगर हम जॉब करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हम मर्द को भी बताएंगे और औरत को भी बताएंगे कि उसके ऊपर अल्लाह ने क्या जिम्मेदारियां लगाई हैं और औरत पे क्या लगाई हैं। अब इसमें कोई फुलफिल नहीं कर रहा उसको, तो फिर दैट इज एन इंडिविजुअल मैटर। अगर के आपकी हुकूमत मौजूद नहीं है या कोई इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, देन इट्स एन इंडिविजुअल मैटर। लेकिन ये कि हम बताएंगे, बाप की हैसियत से बच्चों को बताएंगे। ठीक है, यानी अगर आप सख्ती से बता सकते हैं आप सख्ती से भी बताएंगे उसके अंदर, लेकिन बालिग के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा उसे। यानी ये भी तमाम चीजें बताइए कि किस उम्र तक तुम जो है ना सख्ती कर सकते हो, किस उम्र तक तुम डायलॉग पे आ सकते हो, वगैरह वगैरह। तो इट्स अ ह्यूज डिटेल्स इन दैट। लेकिन बहरहाल ये एक मामला है कि जिसके अंदर हमें अपने असूल उन्हें बताने, और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ। तो ये बात कि एक आम आदमी क्या करे, एक आम आदमी परेशान कुन सूरत हाल में है और मुझे उसका पूरा इदराक है। यानी और वो आम आदमी एक मैं भी हूँ। ठीक है, मुझे भी इन परेशानियों का सामना है। इसी को शायद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दीन आखिरी दौर में ऐसा होगा जैसे एक जलते हुए कोयले को हाथ में थामना। तो यानी जैसे आप एक जलते हुए कोयले को हाथ में नहीं थाम पा रहे होते और वो गिर रहा होता है आपके हाथ से निकलकर, इस तरीके से दीन के ऊपर चलना हो जाएगा। या ये कहा है कि भाई जो सूद नहीं भी लेगा तो उसके ऊपर सूद का धुआं जरूर पहुंचेगा। तो ये सारी इस तरीके की बेशुमार चीजें मौजूद हैं जो बताई जाती हैं। इसीलिए कि भाई एक दौर ऐसा होगा जहां पर आपकी कोशिश एक हद तक ही जो है ना नतीजा कर सकेगी, लेकिन अपने अपनी सी कोशिश जरूर करते रहें। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो करते रहें और उसके ऊपर चलते रहें। उसका नतीजा यकीनी तौर पे वैसा नहीं निकल सकता जैसा कि असल में मतलूब था। लेकिन ये कि कम से कम आप अपनी कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला उजुर को एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर आपके पास कोई जेन्युइन उजुर है तो वो करा किया जा सकता है। जैसे शरीयत के अंदर भी इबादात हों के मामलात हों, अगर आपके पास कोई उजुर है, कोई जेन्युइन उजुर आप पेश कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको रियायत भी मिलती है और उसमें आपको माफी भी मिलती है। तो इसी तरीके से आप चल सकते हैं। अजीम, जी। वक्त की किल्लत की वजह से बस हम जल्दी जल्दी से आगे करते हैं। अब जरा एलजीबीटी को देख लें। ये प्रिवेलेंट मसला है, आपने भी इसका जिक्र किया। अब इसके लिए मार्चेस होते हैं और तमाम चीज़ें, और जो लोग इससे वाकिफ नहीं है, क्योंकि आपने वेस्ट की बात की, वेस्ट में अब इसके खिलाफ भी मार्चेस हो रहे हैं। मुसलमान लोग कर रहे हैं, क्रिश्चियंस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए, हम डिसाइड करेंगे हमारे बच्चों ने क्या करना है। इस सिचुएशन में एक आम इंसान का सबसे बड़ा मसला ये नजर आता है कि देखिए, मैं तहकीक नहीं कर सकता कि जेंडर्स दो होते हैं, तीन होते हैं, 100 होते हैं। और अगर मैं वो तहकीक करने भी जाऊं तो ये तुरफा तमाशा है कि मुझे दोनों तरफ पेपर्स मिल जाएंगे, दोनों तरफ के लोग बड़ी दलील के साथ, बड़े साइंटिफिक मामले के साथ खड़े होते हैं। मैं जब इसको खड़े होकर देखता हूं तो ये तो बड़ी ये तो बड़ी अकली बात लगती है ना मुझे। माफ कीजिएगा, सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुकदमा आपके सामने रख दूं। ये कि यार, अगर एक शख्स है जो खुद को मर्द के जिस्म में कैद पाता है, तो वो अपने आप को औरत डिक्लेयर कर दे कि भाई मैं इसमें खुश हूं। और एक औरत का ये मामला है तो वो मर्द डिक्लेयर कर दे। इस पूरे मामले में जो इंसानी नफ्सियात और इंसानी इंसानी हमदर्दी का मामला हो सकता है, इस पे आपके ख्याल में मजहब क्या कहता है? देखें, एक है इंसानी हमदर्दी, वो तो हमें अपनानी है। यानी कोई शख्स कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है, उसको हुकूक देने हैं, उसके लिए जो है वो अपने लिए एक नरम गोशा महसूस करना है। ये इससे कोई मामला नहीं है। इसी तरीके से आपको ये बात मैं बताऊं कि बाज औकात ये जो मामला होता है कि जब ये कहा जाता है कि भाई मैं मर्द के जिस्म में एक औरत हूँ, मेरी रूह जो है वो औरत की है और मेरा जिस्म जो है ना वो एक मर्द का फंस गया है, या वाइस वर्सा, इसका उलट भी होता है बाज औकात। तो ऐसे में यानी इस्लामी सतह के ऊपर दो जो है ना वो चीजें हैं जो कि उलमा ने डिस्कस की हैं। और एक उलमा की काउंसिल ने इस बात की बाकायदा इजाजत भी दी है कि भाई अगर कि ये डिटरमिन हो जाता है कि उसके सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, वो मिक्स हैं। यानी ये मामला भी एक चीज वो हुई है कि दोनों अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी दोनों तरह के ऑर्गन्स मौजूद हैं, या जो ऑर्गन मौजूद है वो गड़बड़ है। ठीक है, सारा सिलसिला है कुछ इस तरीके के, यानी मेडिकली ये बात हो जाती है कि देर इज अ कंफ्यूजन ओवर देयर ऑन दैट। तो सर्जरी के जरिए
उसको एक तरफ स्पेसिफिक किया जा सकता है, जिस तरफ उसका रुझान हो, या जिस तरफ डॉक्टर जो है वो एक माहिराना राय दें, यानी या तो वो मर्द हो जाए या तो वो मुकम्मल औरत हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में जो जेंडर चेंजिंग सर्जरी है, इस सिचुएशन के अंदर वो एक उलमा की बाकायदा एक काउंसिल बैठी है जिसने इस बात की इजाजत दी है। ठीक है, तो ये कौन सी है, मेडिकली। अब दूसरी चीज आती है जो कि सिर्फ नफ्सियाती सतह पे, जहां पर आप नफ्सियात के हवाले से कहते हैं कि भाई मैं ये हूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाज लोग कहते हैं कि जी मैं पुनर्जन्म पे यकीन रखता हूँ, और मैं पिछले जन्म में ये था, उससे पिछले जन्म में ये था, मुझे ये यकीन है। उसके अंदर और भी इस तरीके के कई एक चीजें मौजूद हैं। जाहिर है कि इस मामले के अंदर ये जरा ज्यादा हसास नौयत का हो जाता है जब हम एलजीबीटी क्यू वाली बात करते हैं। लेकिन ये कि ये तासुर कि कोई शख्स अपने बारे में एक ऐसी नोशन पाल ले जो कि नहीं नजर आ रही सामने, यानी देखने वाले को नजर नहीं आ रही, लेकिन उसका जहन उस पर यकीन किए बैठा है। तो इसमें दोनों तीनों चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि भाई उसको जो है ना कोशिश की जाए कि उसको किसी थेरेपी से गुजारा जाए आगाज में। यानी बिलखुसूस ऐसे बेशुमार केसेस मौजूद हैं जहां बचपन में जब बच्चों के साथ जब गुफ्तगू की और ये की, तो वो इस चीज से निकलने में कामयाब हो गए। उन्हें बात समझ आ गई कि हाँ यार, मैं तो बॉय हूँ या मैं तो गर्ल हूँ वगैरह। क्योंकि देखिए माशरा भी है ना आपको एक वो दे रहा होता है साइंस मुख्तलिफ, यानी आपको एक ब्रेन वॉशिंग के प्रोसेस से गुजार रहा होता है। यानी यहाँ लंदन में अंडरग्राउंड के ऊपर मैं देख रहा था कि जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए उन्होंने कि भाई पिंक इज द कलर ऑफ मैन। ठीक है, यानी पिंक को पहनाने के लिए, यानी इस पे कंपेन चल रही है कि पिंक पहनाओ। इसी तरीके से ज्वेलरी पहनाओ, अपने सीने को शेव करो। ठीक है, नहीं पहले तो सिर्फ ये था ना कि भाई दाढ़ी मूंछों की बात हो रही थी, अब सीने शेव करो, हाथ पांव शेव करो, सारा कुछ करो। अब ये सारी चीजें जितनी भी चल रही होती हैं, ये बेसिकली आपको कहीं ना कहीं दिमाग साजी के अंदर जो है ना वो काम कर रही होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो तासुर जो एक नफ्सियाती है, वो इनके जेर असर होता है। बाज औकात ऐसा होता है कि बचपन में आप अपनी बहुत सारी बहनों के साथ पले होते हैं, तो बचपन से आपने जो खेल खेले, ठीक है, वो वही जो है ना वो गुड्डी गुड़िया वाले खेल थे, उससे आपकी एक साइकी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और बाज औकात ये जेन्युइन भी हो सकता है मामला। यानी मैं आपको कह ही रहा हूं कि सबको एक पलड़े में नहीं तोला जा सकता। तो इसका एनालिसिस होगा, इसको एक सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू गुजारा जाएगा, देखा जाएगा, कुछ की मदद की जाएगी। जो उसके बावजूद इस तरीके से हो गया मामला, उसे समझाया जाएगा कि भाई जिस हद तक कर सकते हो करो, माशरे के अंदर ये एक है तुम्हारे साथ मामला। लेकिन उसको ये कहना है कि जी अब वो मर्द होकर, यानी मर्दाना ऑर्गन्स रखते हुए एक दूसरे मर्द से शादी कर ले, ठीक है, उसको अलावा, क्योंकि वो खुद को औरत समझ रहा है, लेट्स से। ठीक है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइज। ये वो चीज है कि जिसके अंदर हमें उससे हमदर्दी हो सकती है कि यार ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम में, तो हम इसको मोहब्बत के साथ डील करेंगे, उससे बात करेंगे, ठीक है, उसे समझाएंगे, या नहीं भी समझाएंगे तो हम उसको एक हुकूक हुकूक की जगह पे रखेंगे। उसे कोई घटिया, कोई गलीज, कोई इस तरीके का मामला नहीं करेंगे, धत्कारेंगे नहीं। ये नहीं होना चाहिए जो हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली हुआ करता है उसमें। तो उसको इस लिहाज से दिया जाएगा, लेकिन ये कि उसको एक लीगल पोजीशन दे दी जाए कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, सारे बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, हर बच्चे को अपना सेक्स डिटरमिन करने की खुद आजादी है। ठीक है, और अगर इसको आप ओपन करते चले जाएंगे, तो जिस जिस माशरे में ये काम हुआ है, वहां पर ये बिगाड़ ऐसी सतह का हुआ है कि आप हैरान रह जाए। ठीक है, कि ये क्या मामला हो रहा है किस तरीके से। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि होना चाहिए। अलबत्ता ये कि हुकूक के लिहाज से इन सबको के मोहब्बत से आप रखें। अगर कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है तो उसको मोहब्बत से बताएं। बल्कि मैं बताऊं कि एक बच्चे से मेरी बात करवाई गई कुछ अरसे पहले, तो उसके बारे में बताया कि जी वो इल्हाद में चला गया। ठीक है, वो एथियस्ट हो गया, तो आप उससे प्लीज बात करें। और वो एथियस्ट हो गया। जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे पता चला कि उसके एथियस्ट के पीछे बेसिकली वजह यह है कि हिज होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, कि वो जानता है कि यार इसकी मुझे जगह नहीं मिल रही, तो जी मैं इसलिए एथियस्ट हो गया। तो उसको मैंने ये बात समझाई कि देखो तुम हरगिज भी गैर मुस्लिम नहीं हो। ठीक है, नहीं तुम्हें ये कोई बंदा ना बता पाए कि जी तुम मुसलमान नहीं हो। अलबत्ता देखो, हम में से हर कोई गुनाह में मुलव्वस होता है, और हमें गुनाह को गुनाह ही कहना होता है, हम गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यानी मैं शराब पीते हुए भी मुसलमान हो सकता हूँ। ठीक है, मैं सुअर खाते हुए भी मुसलमान हो सकता हूँ। ठीक है, मैं नमाज ना पढ़कर भी मुसलमान हो सकता हूँ, रोजा ना रखकर भी मुसलमान हो सकता हूँ। ठीक है, लीगली। लेकिन ये बहरहाल गुनाह है, ये चीज है। तो ठीक है, तुम्हारे अंदर एक फितरी दाहियात मौजूद है। ठीक है, उसने बताया कि बचपन में क्या क्या हुआ था, जिसके नतीजे के अंदर उसके अंदर एक एक कहना चाहिए कि उसकी एक जहन साजी हो गई उसके अंदर। अब औरत की तरफ जो है ना रुझान जा ही नहीं। ऐसे बेशुमार, यानी आई हैव लाइक काउंटलेस केसेस कि जिसके अंदर मेरी खुद उनसे बात हुई है। तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा आपसे, कि जब आप उनसे बात करें तो आपको पता चलता है कि यार इसके पीछे एक हिस्ट्री है।
जो वो हुई है, तो उससे बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत महसूस होती है उस शख्स से कि यार वो परेशान है, वो एक अच्छा मुसलमान भी बनना चाहता है और अपनी उन फितरी दाहियात को भी नहीं खत्म कर पा रहा। तो एक इम्तिहान है जिससे वो गुजर रहा होता है, उसे समझाया जाए, उसे सपोर्ट किया जाए जहां जहां, और अगर उससे कहीं कोई लर्जिश हो भी रही है तो उसको जो है ना, ऐसा ना किया जाए कि बिल्कुल ही धुतकार के रख दिया जाए, बल्कि जैसे एक महसूस होता है कि यार ये मजबूर है अपने इसके अंदर, तो इस हवाले से उसको देखा जाए। अलबत्ता इसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते, हमें जो है ना, वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। ठीक है, तो हमें तो यही बताना पड़ेगा कि जो है दीन में इस चीज की ये गुंजाइश नहीं है कि आप इस तरह से शादियां करें और इस तरीके से मामला करें, और इसको माशरती सतह पर जैसे इस वक्त वेस्ट में बरपा है वो मामला मामला करें। तो दिस इज द बैलेंस वी नीड टू क्रिएट। अजीम भाई, इसमें पावर स्ट्रक्चर तो फिर अपनी जगह पर ही है ना, कि हम उसको लीगलाइज नहीं कर सकते, हम ये इजाजत नहीं देंगे। और जहां से आपने बात उठाई कि अगर ऐसा मामला हो रहा है तो हम हमदर्दी करेंगे इस तरह, और उसकी तारीख में देखेंगे गोया कि ये किसी वजह से ये रिजल्ट है। तो आपकी बात से मैं ये समझूं कि जो इस तरह के दायात पैदा हो जाते हैं कि मर्द को मर्द की तरफ अट्रैक्शन हो, औरत को औरत की तरफ अट्रैक्शन हो, ये जेन्युइन नहीं होते। ये बचपन की कोई कोई मामला होता है जो इस तरह मैनिफेस्टेशन की अपनी तरफ अपना इजहार करता है। इन मोस्ट केसेस ये होता है मामला, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि पैदाइशी तौर पर आपका ये मामला, मोस्ट केसेस जो है ना, यानी आप बात करें, यानी आप अगर 10 लोगों से बात करें और वो 10 लोग आपसे खुलकर बात करने को तैयार हों, ठीक है, तो यू विल रियलाइज। तो ये मैं बिल्कुल मजहबी पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा, मैंने बहुत जेन्युइन उनसे, और मैं पता नहीं कितने लोग हैं जो इस वक्त इन टच हूं मैं जिनसे इस मामले में, और मुसलमान है माशाल्लाह, लेकिन ये कि दे स्ट्रगल विद दिस थिंग, दिस एग्जाम विद देम। कुछ ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, लेकिन बीवी की तरफ रगबत नहीं है, ठीक है, उसी जानिब जो जा रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि कब तुमने ये महसूस किया, कब ये शुरू हुआ, तो वो दरअसल ऐसा हुआ था, वो बड़े एक थे हमारे अंकल, ठीक है, वो आपको पूरा सुनाएंगे कि क्या हुआ था, वहां से मजा आना शुरू हो गया या चीज हो गई। ठीक है, तो वो एक जहन साजी हो गई, इंसान का दिमाग ना वो जैसे टेस्ट डेवलप होता है, वो बाज औकात आप रेड बुल पी रहे हो ना, वो जो एनर्जी ड्रिंक होता है, बाकी लोग कहते हैं कि क्या मनहूस ड्रिंक है, क्यों पी रहे हो, ये इसके अंदर जिसका डेवलप हुआ है टेस्ट, उसको उसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लग रहा उसमें। तो ये बाज औकात ये मामला हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में मैं इसका इनकार नहीं कर रहा कि ये भी हो सकता है कि पैदाइशी तौर पे, और मुझे नहीं पता, ये साइंस का मौजू है, ठीक है, और वही बात कि इसमें दोनों तरफ से दलाइल स्ट्रांग दिए जाते हैं। बात ये कहते हैं कि हरगिज नहीं, ये पैदाइशी तौर पे है ही नहीं उसमें, लेकिन मैं बहरहाल इसको समझता हूँ कि शायद इस बात का कुछ ना कुछ इम्कान हो कि हाँ यार कोई चीज ऐसी लेकर पैदा होगी। लेकिन ऐसे और भी केसेस होते हैं, ठीक है, नहीं, बाद ऐसे हैं जो चाइल्ड मोलेस्टेशन को सही समझते हैं बचपन से, उनको बच्चों ही की तरफ रगबत है, यानी सेम सेक्स नहीं है, उनको करना ही बच्चों के साथ है मामला जो है ना पूरा उसमें। बाज जो है वो तशद्दुद की तरफ माइल होते हैं, ठीक है, जब तक वो तशद्दुद नहीं करें उनको तस्कीन ही नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें उसके अंदर। तो हम उनको उन थेरेपी से गुजारेंगे, और अगर थेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम उनसे कहेंगे कि भाई इसको कंट्रोल करो, तुम मुसलमान हो, ठीक है, तुम तशद्दुद नहीं कर सकते, ठीक है, तुम जो है ना वो बच्चों के साथ ये ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, जो भी मामला होगा। अजीम भाई, इसको बिल्कुल ख़त्म करते हुए, ज़रा इसमें वक्त की बिल्कुल किल्लत है कि मैं इसे और कुरे दूं और हम इस पर बात करें। लेकिन अगेन, मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से, बिकॉज हमारी कोशिश ये है ना कि एक आम मुसलमान की जहनी कैफियत को ज़रा समझाया जाए कि इसको डील कैसे करना है। इसमें अगर मैं एक आम मुसलमान हूँ और मेरी रगबत है मर्द की तरफ या औरत की तरफ, औरत होते हुए, मैं क्या करूँ इसका? इसके अंदर आपको अपना एक मुजाहिदा करना होगा, यानी आप ये कोशिश करें कि सबसे पहले तो ये बात समझें कि ये चीज दीन में अलाउ नहीं है, तो मैं इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं पेश करूंगा, ठीक है, दिस इज नंबर वन। यानी चाहे आपको इसमें कितना ही मुश्किल हो, होता क्या है कि जब आप जस्टिफिकेशन इजाद कर लेते हैं उसकी, तो देन इज द प्रॉब्लम। आप जस्टिफिकेशन नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं यार ये मुझ में कमजोरी है, अब आप अल्लाह से दुआ भी करेंगे इस मामले में, अल्लाह से आपका बराह रास्त ताल्लुक है, आप अल्लाह से चाहेंगे कि अल्लाह मेरा दिल बदलिए इस मामले में, मेरी मदद कीजिए इसमें, कोशिश करेंगे कि इससे बाहर निकलने के जो जो आपको असबाब मैसर हैं, ठीक है, वो आप इख्तियार करें, क्योंकि आपके लिए किसी भी आइडेंटिटी से ऊपर मुस्लिम होने की आइडेंटिटी है, और वो इस बात की मुतकाजी है कि आप इससे निकलें, ठीक है, तो आपको इसके अंदर भले अपने आप को रिवायर करवाना पड़े, रिवायरिंग करवानी पड़े अपनी ब्रेन की इस मामले में, यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी रखें कि अगर उस सब के बावजूद भी किसी चीज का जो है वो इर्तिकाब हो जाता है, तो फिर पलटे, यानी तौबा कीजिए, तौबा जाए, तो अल्लाह अल्लाह को जो है ना वो ये समझें कि वो रहमान और रहीम है, ठीक है, वो सब के, यानी मेरे और आपके और हर 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 इंसान के और हर हर मखलूक के अंदर चलने वाले इम्तिहानात से खूब वाकिफ है,
ये हम इंसान हैं जो चीजों को बहुत ही ज्यादा जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ना आपके तमाम मामलात देखेंगे, आपके हालात देखेंगे, आपके अंदर चलने वाली जंगों को देखेंगे, आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन को देखेंगे, आपकी हर हर चीज को देखकर वो आपके साथ मामला करेंगे। और उससे भी बढ़कर आपकी कोशिश देखेंगे कि भैया आपने कोई जेन्युइन कोशिश की थी कि नहीं की थी। और इंशाल्लाह आप पलटते रहें उस चीज से और आते रहें। और जैसे मैंने कहा कि कई ऐसे हैं, इवन जो सोशल मीडिया पे मैं लिखता हूँ, मेरे कई कार्यहीन ऐसे हैं। ठीक है, यानी मुझे इसमें कोई मामला नहीं है, जो पढ़ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, दे दे टॉक टू मी अबाउट इट कि भाई उनका क्या है मामला है, और दे हैव कमिटेड। लेकिन ये कि वो वापस पलट के आ रहे हैं, उन चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसान है, इंसान कमजोर है, उससे ये मामलात हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें ये करना चाहिए बहैसियत एक आम इंसान के, कि हम लोगों को जो है ना वो इस्लाम से बाहर ना करते फिरें। ठीक है, हम ये ना करते फिरें कि भाई तुम जो है ना बुरे हो और मैं बड़ा अच्छा हूं। बस फर्क ये है कि आपके और उनके गुनाह मुख्तलिफ हो सकते हैं, या उनके इम्तिहान मुख्तलिफ हो सकते हैं। और हो सकता है कि उसके गुनाह का तो कोई एक्सक्यूज भी हो, जैसे कि अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई वो किसी एक कंपोजिशन से गुजरा हो, या बचपन से उसके साथ ऐसे मामलात हुए हो कि उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया गया। ठीक है, और अब जब उसे दीन की समझ आई है तो अब वो छोड़ना भी चाह रहा है तो नहीं छोड़ पा रहा। ठीक है, तो उनके पास तो फिर कोई उजुर है, मेरे और आपके पास तो वो उजुर भी बाज औकात नहीं हुआ करता, और हम जो है ना किसी गुनाह का मुसलसल इर्तिकाब कर रहे होते हैं। तो नरम गोशा रखें, मोहब्बत से मिले, मोहब्बत फैलाएं, मोहब्बत से अपने पैगाम को पहुंचाएं। लेकिन इस सब के अंदर जो एक चीज जो हमें सख्ती से कायम रखनी है, वो ये रखनी है कि हम दीन को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। ठीक है, नहीं, हमारे यहाँ ये मामला बड़ा होता है कि हम किसी सूरत दीन को कंपेटेबल बना दें, तो साइंस से कंपेटेबल बना दे तो साइंस जबरदस्ती बरामद करने लगते हैं। ठीक है, पिछले दौर में फलसफे से कंपेटेबल करना था तो हमारे बहुत से लोगों ने फलसफे उसमें से ऐसे ऐसे बरामद कर दिए। ठीक है, और आज के दौर में ये जितने भी इज़म्स हैं, इससे मुनासबत पैदा करने के लिए बाज औकात हम जबरदस्ती जो है ना वो बरामद कर देते हैं। मैं एक साहब से वाकिफ हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि जी लेस्बियंस के बारे में एक आयत मौजूद है कुरान मजीद में, और उसके बारे में उन्होंने जो है ना जस्टिफिकेशन के साथ मुझसे बात करने की वो की। तो मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि वी शुड नॉट जस्टिफाई दैट। हो जाती हैं चीजें, हैं गलत हो सकती हैं, बहुत सारे आप चीजों के साथ पेश हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, उनके बच्चे जो हैं वो क्या कहलाता है ये जो एसीडी कहलाता है, क्या कहलाता है, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर बड़े मामलात होते हैं। एक मेरे दोस्त का बच्चा है जिसको हर इवल चीज पसंद है। यानी आप उसे अगर आदम इबलीस का किस्सा सुनाएंगे तो इबलीस इज द हीरो फॉर हिम। छोटा बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा बिल्कुल, जिसके बारे में आप कोई ये नहीं कह सकते कि इसको पॉल्यूट किया गया। तो हमारे दिमाग बाज औकात हमारे साथ गेम खेल रहे होते हैं, तो रियायत दीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत से बात समझाइए, चीजों को आगे लेकर चलिए, तो वो फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाती है कि जिससे अजीम भाई, आप एलजीबीटीक्यू के मुतालिक बस दो सवाल से हम क्लोज करेंगे। वो ये कि जो आपने खुद भी इम्तिहान की बात की, और हम जब कुरान का मुकदमा देखते हैं तो वो यही है ना कि दुनिया में इंसान को इम्तिहान के लिए ही भेजा गया है। तो जो इस इम्तिहान से गुजर रहा होता है, मेरी भी काफी सारे ऐसे लोगों से बात हुई, उनका पहला सवाल ये होता है, ज़ाहिर है पहला तो मुकदमा ये है ना कि वो मजहब को कितना सीरियसली लेते हैं। हम तो उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो सीरियस भी इसको लेते हैं, जो नहीं लेते उसके लिए तो ये बात ही नहीं है। जी। उनका पहला सवाल ये होता है कि खुदा ने इस इम्तिहान में मुब्तला क्यों किया, क्योंकि ये इम्तिहान बहुत सख्त है। मतलब आप और मैं क्योंकि इससे नहीं गुजरते, तो हम उसकी इंटेंसिटी शायद उस तरह नहीं महसूस कर सकते। ये तो बड़ा सख्त इम्तिहान है कि एक इंसानी जबिल्लत की जरूरत में अपनी पूरी नहीं कर सकता। तो ये जो सवाल उठता है कि खुदा ने मुझे इस इम्तिहान में क्यों डाला, इसका वो शख्स क्या नहीं जवाब नहीं, देगा? ये मैं हमेशा कहता हूँ, और जो भी मुझसे बात करता है, कि वो जो एक गीत है जिसका वो बोल है कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि यार मेरा तो बड़ा सख्त है, जरा उससे पूछें जिसको रोटी मैसर नहीं है। ठीक है, जो अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए सिसक रहा है, उसका इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। उस माँ से पूछिए जिसकी औलाद जो है वो ऐसी ऑटिस्टिक पैदा हुई है जो दिन रात चीखे मार रही है। ठीक है, उसका जो कर्ब है, आप उसको जरा जाकर देखिए। तो हर इंसान अपने अपने इम्तिहान से गुजर रहा है। ठीक है, कौन सा इम्तिहान किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, उसका अजर कितना है, ये गॉड प्लान का हिस्सा है। ये हमारे डोमेन से बाहर की चीज है कि हम कागज कलम लेकर बता दें कि भाई ये जो अजीम को इम्तिहान दिया है वो छोटा है, और जो फलाने को इम्तिहान दिया गया है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये अल्लाह पाक जानते हैं कि किसको इम्तिहान क्या दिया। हमें जो है ना उसमें वो रवैये इख्तियार करने। यानी बाज औकात हम समझते हैं कि जिसको सारी दौलत मैसर है उसका इम्तिहान छोटा है।
मैं सच्चाई से बताता हूँ, मैं इस बारे में बड़ा वरीड हूँ कि शायद यही इम्तिहान सबसे सख्त है, क्योंकि इसके अंदर आपका अल्लाह की तरफ लौटना खत्म हो जाता है। जब आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, जब आपके पास एक बड़ा घर हो, ठीक है, आपके पास जो है ना वो हर हर चीज मौजूद हो, आपकी एक बड़ी तगड़ी सी नौकरी हो, ठीक है, आपके पास पैसे की रेल पेल हो, ऐसे में अल्लाह की जानिब लौटना मुश्किल तर हो जाता है, क्योंकि इंसान अपने आप को फन्ने खान समझने में बड़ा माहिर है। मेरा तजुर्बा, मैंने यूं किया, मैंने यूं सीखा, ठीक है, और ऐसे में वो एक खास तकब्बुर का शिकार हो जाता है। तो ये इम्तिहान ज्यादा खौफनाक हो जाता है कि जिसके अंदर अल्लाह की तरफ लौटने की रगबत ही खत्म हो जाए। तो हर किसी का अपना इम्तिहान है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इम्तिहान छोटा है, ये इम्तिहान बहुत सख्त है, और हम मुझे पूरी उन लोगों के साथ हमदर्दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इससे निकलने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से मांग कर चलेंगे। यानी एक आप मुल्हिद को ये बात नहीं समझा सकते, लेकिन मैं सच्चाई से बता रहा हूँ कि दुआ जो है ना वो मिरेकल्स करती है, मौजज़ात करती है, आपके दिल दिमाग को बदल देती है, बहुत सारी चीजों को ना। आप अल्लाह से बात करें। कोई मैं आपको अरबी की दुआ नहीं बता रहा, कोई आपको वजीफा नहीं बता रहा, ठीक है, कोई मैं आपको तस्बीहात नहीं बता रहा। मैं कह रहा हूँ आप उर्दू, सराइकी, पंजाबी, जो जबान आप बोलते हैं, वो अल्लाह से सजदे में जाकर बोलते रहें, अल्लाह से बात करते रहें। अल्लाह ताला मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा, आप कर दीजिए। अपने मसाइल की गठरी उनके सामने रखते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें रखें। उसके बाद कोई खता होगी भी ना, तो अल्लाह ताला बड़े गयूर हैं, ठीक है, वो ये जानते हैं कि आप उनकी तरफ पलट के आने की कोशिश करते रहें। तो अपनी सी कोशिश कीजिए, बाकी अल्लाह बड़े गफूर और रहीम है। वो कोई प्रोफेसर या कोई मौलवी साहब नहीं है जो आपको कान से पकड़कर छोटी छोटी बात पर पकड़कर जो है ना वो खत्म कर देंगे और आपकी कोशिश को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देंगे। ऐसा नहीं है। अजीम भाई, एलजीबीटीक्यू का बिल्कुल आखिरी सवाल वो ये कि जब मेरे सामने कोई ट्रांसजेंडर आता है, और अब तो हम देखते हैं कि माशरे में, खासतौर पे वेस्ट में, हर तीसरा चौथा बंदा हमें इस तरह का अपनी गैदरिंग में मिल जाता है, और वो ये इस बात पे मुसर है कि नहीं, मेरे लिए आप यही प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। आप देखते होंगे वेस्ट में कि अब लोगों के आगे शी, हर, ही, हिज, दे, देम लिखा होता है। अब तो जी भी है, पता नहीं, मुझे ज्यादा उनके बारे में आइडिया नहीं है ज्यादा। लेकिन इस सिचुएशन में मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से उन्हें किस तरह मुखातिब करूं? जो उनकी सेक्स बता रही है या जो प्रोनाउन वो अपने लिए चूज कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि फिर इसमें अकली मुकदमा ये खड़ा होता है कि अगर तो मैं उनका प्रोनाउन जिस तरह के वो है वही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं इसको गैर शऊरी हैसियत में लेजिटिमाइज कर रहा हूं। लेकिन एक आम इंसान की हैसियत से मैं दूसरे के लिए क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करूं? नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है, और सच्ची बात यह है कि मैंने खुद इसके ऊपर गौर नहीं किया अभी तक के प्रो, क्योंकि मुझे बराह रास्त इसका सामना नहीं हुआ। मैं इस बारे में मुख्तलिफ वीडियोस देखता रहा हूँ। वो मामलात जो चल रहे हैं कि कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि हमें वी कह के, दे कह के मुखातिब करो, यानी ना ही कहो ना शी कहो, हमें दे कह के मुखातिब करो। तो ये बड़ी एक बेवकूफ़ी, एक हिमाकत, और ये इसी का नतीजा है। जब आप बिल्कुल गैर फितरी चीजों को और इन चीजों को लेजिटिमाइज करते चले जाते हैं, तो फिर ये सतह रुकती नहीं है, यानी ये बढ़ती चली जाएगी। और वो प्रोनाउंस का भी पहले वो सिर्फ एलजीबीटी था, अब वो एलजीबीटी क्यू हो गया है, उसमें अब प्लस भी लगा दिया है, और भी पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं वो, ठीक है, जो साथ साथ लग रहा है। कितने प्रोनाउंस हैं जो वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ। तो बल्कि पियर्स मॉर्गन ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त एक हंगामा भी उसका बड़ा मशहूर हुआ है, कि वो कह रहा है कि कॉल मी अ पेंगुइन, ठीक है, मैं पेंगुइन हूँ, मेरे अंदर एक पेंगुइन की है, और तुम अगर, हाउ डेयर यू, यू आर नॉट कॉलिंग मी पेंगुइन, ठीक है। तो यानी ये कहीं रुकने, ये एक हिमाकत है, एक बेवकूफी है। इसका कोई एक हतमी जवाब देना शायद इस मरहले पे मेरे लिए मुमकिन ना हो। अगर कि कहीं मैं किसी माशरती सतह पे खड़ा हूंगा, यानी मैं कोई प्रोफेसर हूँ, कोई लेक्चर दे रहा हूँ, देन चाहे उन्हें पसंद आए ना पसंद आए, मैं ये खिताब उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा जो उनकी मर्जी का प्रोनाउन है। मैं उन्हें वैसे ही चैलेंज करूंगा जैसे कि बेन शेपर करता है, या जॉर्डन पीटरसन करता है, या ये लोग इसी तरीके से जो है ना उसको वो किया जाएगा, अलबत्ता। और मैं बताऊंगा कि नहीं, मेल फीमेल जो है ना वो वही एक्स वाई क्रोमोसोम, बायोलॉजिकल रियलिटी को आप जो है ना नहीं वो कर सकते, यानी ये माशरती सतह पे। लेकिन एक इंडिविजुअल सतह पे, जैसे आप एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो बाज औकात ये होता है कि आप फैमिली मेंबर से किसी से बात कर रहे हैं, वो उस चीज में मुब्तला है, अब आप ये देख रहे हैं कि यार ये एक जहनी शराब में मुब्तला है, आप उसके लिए मदद की कोशिश करेंगे, और इस मदद के अंदर हो सकता है कि आप उसे कबूल कर लें। कोई शख्स कह रहा है कि मैं तो बादशाह सलामत हूँ, ठीक है, मैं मुझे बादशाह मानो, आप उनको कहते हैं कि हाँ अलीजा, आप हैं बादशाह सलामत, ठीक है। तो कोई खातून बना बैठा है और कह रहा है कि मैं पप्पा की परी हूँ, उसके अंदर तो हाँ तुम तो हो, बहुत प्यारी सी हो उसमें। तो उस वक्त आपने कह दिया, लेकिन ये कि उसको असल जो आपका मकसूद है वो उसका बढ़ावा मकसूद नहीं है, बल्कि उसके साथ अपने एक लेवल ऑफ कंफर्ट को पैदा करके उसे निकालना, या उसे उसकी मदद करना, या उसे एक ठीक जगह पे लाना मकसूद है। तो यहाँ पर ये होगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई 2+2=4 वाला जवाब नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
वाजिम, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो मैं इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी एक मुआशरा हमारे, वो भी एक मामला सामने आता है। लिबरलिज्म पे बिल्कुल आखिरी सवाल, क्योंकि उसका वो ऐसा गठरी है, वो खोलेंगे तो वो चलती जाएगी। इसलिए उसके मुतालिक बस एक सवाल जो अब हमारी जनरेशन को पेश आ रहा है, क्योंकि अब हम वालिदैन बनना शुरू हो गए ना, वो ये कि यूके में, मुझे माफ कीजिएगा मैं सवाल जरा लंबा करूंगा, क्योंकि मैं इस मामले की कोई नहीं। इंटेंसिटी आपके सामने रख के फिर फ्लोर आपको दे दूंगा, आप उस पर जवाब दीजिएगा। वो ये कि अब जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है या तनज़्ज़ुली कर रही है, जिस तरह तब्दील हो रही है, अब ये चीज आज़ादी, जैसे आपने कहा कि वेस्ट की बुनियादी कदर ही आज़ादी है। यूके में जहां पर आप हैं, वहां पे मैं पढ़ रहा था, एक बच्चा है जो स्कूल गया और उसको एक दूसरे बच्चे ने बुली किया, तो उसके पेरेंट्स को बुला लिया गया कि ये बुली कर रहा है तुम्हारे बच्चे को। तो उसने कहा कि ये जो दूसरा बच्चा है ना, ये छोटा सा, ये कह रहा था मैं बिल्ली हूँ, तो मुझे बिल्ली ही बुलाओ और मैं मियाऊं मियाऊं करके ही बात करूंगा। तो जो दूसरा बच्चा था उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो, और हम्म। टीचर ने फिर उस जो बच्चा कह रहा था कैसी बातें कर रहे हो उसे डांटा कि नहीं, अगर ये बिल्ली है तो इसे बिल्ली ही बुलाओ। इसी का एक और एग्जाम्पल, डॉक्टर फिल, एक नॉर्थ अमेरिका में बड़ा फेमस शो है, ये उसमें रिसेंटली एक खातून आई थी, उन्होंने अपने आप को अंधा कर लिया खुद ही। और वो कह रही थी मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि मैं मुझे अंधा पैदा होना चाहिए था। इस हम्म। सिचुएशन में जो फिक्री मामलात हैं वो तो अपनी जगह, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, वो इन तमाम चीजों के सामने जा रहा है, और एक आम जहन को ये बात अपील भी करती है कि यार आजादी तो होनी चाहिए ना, एक बच्चा ये एक चीज कह रहा है, तो मैं बचपन ही से उसकी आजादी, उसकी शख्सियत छीन कैसे लूं? इस पूरी सिचुएशन में पेरेंटिंग को आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये दोनों वाकयात से मैं वाकिफ हूँ, जिनका आपने जिक्र किया, और इसी तरीके के और दीगर वाकयात हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इसका नतीजा कितना तबाहकुन निकल रहा है ऑलरेडी, और अगर इसको नहीं काबू किया तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। कि कोई अपने आप को बिल्ली कहेगा, और कोई अपने आप को अंधा, और कोई अपने आप को पेंगुइन। उसके अंदर अगर आप ये कहना शुरू कर दें, इस बात को मान लें कि हाँ तुम मर्द को औरत कह लो, औरत को ये कह लो, तो इसको लेजिटिमाइज नहीं किया जा सकता, समझाया जा सकता है, सिंपैथी हो सकती है, चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है। और ये आज का मसला नहीं है, ठीक है, ये हमेशा से था। लेकिन जब आप इसको बिल्कुल लीगल कर देंगे ना, तो ये बढ़ता चला जाएगा। यही काम थाईलैंड और इन सारे इलाकों में हुआ है। ठीक है, यानी अगर आप ये जो देखते हैं कि वहां पे जो ट्रांसजेंडरिज्म आपको एक अलग ही सतह पर नजर आता है, कि वहां पर जो लड़का पैदा हो रहा है वो कहता है मैं लड़की हूँ। हर घर में ही साला ऐसा लग रहा है कि जो यही होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसकी एक लीगल उनको वो मौजूद है, और उनको मजहबी भी एक वो बुद्धिज्म की जानिब से उन्हें दिया हुआ है कि जी पिछले जन्म में जो है ना वो जो पैदा हुए होते हैं वो यूं होते हैं, उसकी एक पूरी तफसील है। तो यानी उसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, तो उनको मजहबी भी एक वो मिला हुआ है, कहना चाहिए सेफ्टी ब्रैकेट, और उन्हें कानूनी सतह के ऊपर भी मिल गया। और नतीजा क्या हुआ है कि पूरी दुनिया के लोग जिन्हें भी इस तरीके की अय्याशी का शौक है, ठीक है, वो थाईलैंड के रुख कर रहे होते हैं, लेडी बॉयज और पता नहीं जितने भी नाम इनके, ट्रांसजेंडर्स और ट्रांससेक्सुअल और इसी तरीके के जितने भी हैं, उन सबको जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो ये जब आप इससे लीगल करते हैं तो उसके कितने तबाहकुन नतीजे निकलते हैं, उसकी तरफ जो है ना एक नजर होनी चाहिए। अब आ जाए कि बहैसियत मुसलमान माँ बाप के, ठीक है, कि हम इससे निकलना चाहते हैं तो क्या करें। तो मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो इस मामले से गुजर रहे हैं, और वो ये आपस में बात करते रहते हैं। इट्स एन एक्टिव टॉपिक इन यूके, कि सब लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या है। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने इसका नतीजा ये निकाला कि वो हिजरत कर गए हैं। ठीक है, वो मिडिल ईस्ट की जानिब चले गए हैं, वो मलेशिया चले गए हैं, वो तुर्की चले गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट ही कर लिया जहां पर, हालांकि अब वहां भी आ रहा है ये सब कुछ, लेकिन जिस सतह पर यहाँ भर पाए, क्योंकि अब पाकिस्तान में जितना आएगा वो आज से 10 साल बाद आएगा जो यहाँ हो रहा है उसके अंदर, या 8 साल बाद आएगा उसमें। तो लेकिन ये कि वो अभी वक्ती तौर पे उससे बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से कुछ लोगों ने ये निकाला, आप शायद शेख अब्दुल रहीम ग्रीन से वाकिफ हो, वो हमारे यहीं पे साथ होते हैं, उसमें आयरा के करता धरता है। और पीस टीवी पे आप लोगों ने उन्हें देखा होगा, शेख अब्दुल रहीम ग्रीन को। तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलिंग कराते हैं, यानी घर से पढ़ा रहे हैं, उसमें जो तैयार करवा रहे हैं बच्चों को। तो वो टीचर्स के हवाले करने को ही नहीं तैयार इस मामले में। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये जो है, ये तो जितने घंटे हमारे साथ माँ बाप के साथ गुजारता है उससे ज्यादा वहां गुजार रहा है उसमें। लेकिन जाहिर है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये कुछ लोग कर सकते हैं कि शिफ्ट हो जाएं, कुछ लोग कर सकते हैं कि वो प्राइवेट पेरेंटिंग कर लें, बाकियों के लिए ये मरहला दरपेश होगा। तो उनके लिए फिर लाजमी है कि अब पेरेंट्स जो है ना उस कोर्स से मुकम्मल आगाही रखें। यानी मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स को बस एक हद तक पता होता था कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब हमारी जरूरत है कि हम अपने बच्चों के कोर्स से मुकम्मल आगाही रखें। और अगर उन्हें कोई चीज सिखाई जा रही है, कोई चीज पढ़ाई जा रही है, तो उसके बारे में उनकी जहन साजी अपने घर पे बैठ के करें।
उन्हें बताएं कि बेटे हमारा असल तशख्खुस मुसलमान का है, ठीक है, और उसका जवाब दें, ठीक है, यानी उसका एक ऐसा जवाब जो कि उस बच्चे की सतह पर उसके लिए शाफी हो, उसको जो है ना वो समझा सके। तो वो आपको वक्त इजाफी देना पड़ेगा और अपने आप को मोर एजुकेट करना पड़ेगा इस चीज में। बाकी ये कि इन स्कूलों को भी रोका जाए, इस निज़ाम को भी रोका जाए, वो मैं जैसा आपने बिल्कुल राइटली इंडिकेट किया कि सिर्फ मुसलमान नहीं, इस वक्त वेस्ट में बहुत सारे पेरेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन एंड एथनिसिटी वो बाहर हैं, और यही काम कनाडा में हो रहा है और दीगर ममालिक में हो रहा है, जो वहां पर ये रोक रहे हैं। वहां पे उर्दू की किताब, अभी मेरी कनाडा की एक उर्दू की किताब सामने गुजरी जिसका मौजू ये है कि मेरे चच्चा गए हैं, ठीक है, नहीं उस वो मजमून ही यही है कि मेरे चाचा गए हैं। तो वो उसके अंदर वो बच्चों को जो है ना ये समझा रहे हैं और कर रहे हैं सारी चीज ना। तो इसके अंदर जो है वो जाहिर है आप कानून के उसमें रहते हुए अगर कोई एहतजाज मुमकिन है, कोई अपना जो है ना वो इन्फ्लुएंस यूज करना मुमकिन है, तो वो किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। तो ये सारी सतहों के ऊपर है, लेकिन दिस इज एन एरा ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। तो यानी मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी चीज इसमें से आसान है। चाहे कितनी हम पॉडकास्ट कर लें बैठ के, हम धोखा दे सकते हैं लोगों को ना आसान बनाने का, लेकिन इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वी ऑल आर इन, वी हैव दीज एग्जाम्स, सो वी बेटर नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग द कंफर्टेबल लाइज, वी गो फॉर द बिटर ट्रूथ्स, ठीक है, वो जितनी कड़वे सच हो उसको कबूल करें। उसको जब आप कबूल कर लेंगे तो फिर उससे निमटने की भी लाए अमल बना सकेंगे। अपने आप को धोखा दे लेंगे कि हाँ यार ये यूं है, ठीक है, ये तो यूं हो जाता है, तो उससे और कुछ नहीं होगा, आपकी नस्लें तबाह होंगी, और कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक। जी भाई, मुझे बड़ा अफसोस है कि सेकुलरिज्म पे मैंने बहुत वक्त दिया, क्योंकि फेमिनिज्म, एलजीबीटीक्यू, बहुत ऐसे टॉपिक्स थे कि जिन पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वक्त की किल्लत। बस हम ऐसे इधर क्लोज करते हैं। आखिरी सवाल जो जी। बहुत बस इसको हम क्लोज कर रहे हैं, बाकी इज़म्स को फिलहाल छोड़ दीजिए। वो ये कि जब एक आम मुसलमान की हैसियत से और उलमा, उन उलमा से पूरी हमदर्दी के जो दुनिया को जानते नहीं है उस तरह, जो नेरेटिव से उस तरह वाकिफ नहीं है, अमूमी तौर पे ये कह दिया जाता है, और क्योंकि मैंने ये खुद देखा है कि जिस तरह वेस्ट की तरफ या जिस तरह लेफ्ट की तरफ एक तूफान बरपा है लोगों का जाने का, लोग फिर मजहब में भी रिफ्यूज तलाश कर रहे हैं, और जब उसमें आते हैं तो फिर वहां पर भी वो अपनी मंतक छोड़ देते हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उलमा, हम इससे वाकिफ हैं, जो ये कहते हैं कि वेस्ट असल में ना, या ये जो पूरी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये असल में मुसलमानों को उनके दीन से हटाने की कोशिश है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप मुख्तसरन कलाम करें, बस आखिरी, कि ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव, या उनकी तरफ से मुराद, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आइडियाज है, ये आइडियाज एक पॉजिटिव कोशिश है जो भी ये कर रहे हैं कि यार दुनिया में बदलते हुए हालात के साथ तब्दील हुआ जाए, देखा जाए, मुआशरे को अपने तई आगे बढ़ाया जाए, या जो ये कोशिश अमूमी तौर पे कह दी जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ है, इसको आप किस तरह एड्रेस करते हैं? ये दरअसल हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो इज्तिहाद का दरवाजा जो बंद कर देने वाली बात है, ठीक है, ये उससे पैदा हुआ है। आप जब ये चाहेंगे कि आपको जो है वो सदियों पुरानी फिकही कुतुब के अंदर आपकी हर बात का जवाब मिल जाए, ठीक है, जो आज के मसाइल हैं उनके भी जो है ना जवाब उसी से बरामद किए जाएं, उसी के फतवे कोट किए जाएं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर आप कम्युनिकेशन खो बैठते हैं। यानी जो अवाम का असल मसला है वो एड्रेस नहीं हो पाता। आप अपने तई जवाब दे देते हैं, लेकिन उससे जो तशफ़ी, जो इत्मीनान कल्ब मतलूब था वो हासिल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपने इज्तिहाद किया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं। तो ये वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है हमारे यहाँ इस वक्त अहले इल्म के माबैन। और ये मैं सच बताऊं तो ये स्लो एंड स्टडी पैदा हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि जी बाकायदा जेंडर चेंज करने की जो सर्जरी है उसके बारे में जो है ना एक बाकायदा उलमा कमेटी ने किया, तो ये इज्तिहाद ही है कि उस चीज को देखते हुए करते हुए, इससे पहले ये चीज मौजूद नहीं थी। और इसी तरीके की और चीजें जिसमें वो इज्तिहाद की रविश अपना रहे हैं। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि दुनिया भले एक ग्लोबल विलेज बन गई हो, लेकिन हर मुल्क के और हर जगह के अपने मसाइल होते हैं, अपनी इंटेंसिटी होती है। यानी आप ये चाहें कि लंदन के मसाइल जो है वो दादू में बैठे एक मौलवी साहब की समझ आ जाए, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सवाल लंदन में बैठे हुए आलिम से ही पूछना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अहले इल्म की कमी नहीं है, या तो हो, नहीं तो फिर तो मजबूरी की कैफियत है। लेकिन आज की दुनिया में अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, हर जगह बड़े 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 साहिब इल्म लोग मौजूद हैं। और अगर उसमें नहीं मिलेंगे मुल्क में, तो उसी जैसे दूसरे मुल्क, मगरबी मुल्क में आपको बड़ी कसरत से दस्तयाब होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्हीं की जानिब जो है ना जाया जाए। यहाँ इंग्लैंड में एक बड़ा मसला जो पेश आया था
जो अब बड़ी हद तक एड्रेस हो गया है ऑलरेडी, वो ये है कि पहले यहाँ पर जो मौलवी की पोजीशन हुआ करती थी, ठीक है, वो सारे पाकिस्तान से आकर भरते थे, बांग्लादेश से आके भरते थे, ठीक है। लेकिन अब ये तहरीक है कि यहीं पर जो आलिम तैयार हो, वही जो है ना मस्जिद की निजामत संभाले और इमामत संभाले। तो एक बड़ी तादाद में हुआ, और ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। और उसकी असल वजह यही है कि जब आपका ब्रॉटअप एक ऐसे मुल्क में हुआ हो जहां पे वो मसाइल थे ही नहीं, तो आपके अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं होती कि जो उन मसाइल की बारीकी को और उसकी इंटेंसिटी को समझ सके और उस हिसाब से जो है ना बता सके। वरना एक एक पाकिस्तान में बैठे हुए आलिम के लिए, वो मुझे भी बोल देते हैं, मैं तो आलिम भी नहीं, एक आम सा आदमी बिल्कुल, मुझे कहते हैं ये तो मगरिब का बिका हुआ आदमी है, तुम हाँ ना, तुम्हारी तो रोटी वहीं पे रखी हुई है ना, तो तुम इसीलिए जो है ना ये बात कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनको यही लगता है, वो पूरे सच्चाई के साथ ये समझते हैं कि शायद हमें वेस्ट को खुश करना मतलूब है, अल्लाह को हम खुश नहीं करना चाहते। हमारे लिए तो जो है ना दरअसल अपनी वीजा जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना हम फला बात कह रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वो ये नहीं है कि हमने माज अल्लाह अल्लाह को छोड़कर यहाँ पे क्वीन को जो है ना खुश करने का मकसद बनाया हुआ है, बल्कि वो ये है कि हम यहाँ के मसाइल से, यहाँ की तमाम उस इंटेंसिटी से वाकिफ हैं कि भाई क्या है, क्या सिलसिला हो सकता है। तो इस चीज को देखा जाए तो आम आवाम को भी यही मशवरा दें कि वो अपने लोकल इमामों के पास जाएं, उनसे इस बारे में डिस्कस करें कि अगर कि ये मामला दरपेश होता है, और इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। चलिए। अजीम भाई, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुरू में मैं कुछ लेट भी हो गया, मैं उसके लिए ऑफिशियली और पब्लिकली माजरत बिल- करता हूँ। ये बहुत अहम मौजू था मेरे ख्याल में, जो एक आम इंसान की हैसियत से हम सब फेस करते हैं। और मुझे लगता है कि अब जब हम पेरेंट्स बनना शुरू हो गए, तो वो ज्यादा मसला खड़ा होता है, क्योंकि हम रोज देखते हैं और फिक्र होती है कि बच्चे को क्या तालीम दी जाए, क्योंकि हम सब, जैसे आपने कहा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और आखिर में इस पूरे मौजू को क्लोज करते हुए, अगर कोई सवाल आपको लगता है जो मैं नहीं पूछ सका, या कोई कोई फहम इसमें रह गया है, तो प्लीज वो इनायत कीजिए, फिर बस हम इसे क्लोज कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आपने बड़ी उम्दगी से, और मैं आपका इस मामले में बड़ा मद्दाह हूँ, आपके मुंह पर नहीं कह रहा, मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी कि एक जर्नलिस्ट को जैसा होना चाहिए, एक होस्ट को जैसा होना चाहिए, वो कम से कम जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है उनमें सबसे बेहतर मैंने आप में पाया है, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत जबरदस्त है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको, आपके उससे जो है ना लोग इस्तेफादा करें, और आप चैनल्स के ऊपर अपेयर हों बाकायदा। तो आपने बहुत अच्छे से अहाता किया है इन सब चीजों का। शायद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज और मेरी तरफ से भी जो है ना वो मोबाइल के आगे पीछे हो जाने से जो है ना वो कुछ एक क्रिएट हो गई, एक अनवांटेड डिस्टरबेंस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें ही हुई हैं। बस आप अगर इसको हम समराइज करें ना, तो बस वो यही है कि भाई देखो, दौर तो मुश्किल है, ठीक है, उसको आसान नहीं बनाया जा सकता। मेरे पास होता तो मैं फौरन झटपट बना कर दे देता अपनी पूरी जान लगा के। लेकिन दौर मुश्किल है, मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है ना ये नहीं कर सकते कि सिर्फ अपने आप को ये कहें कि जी हम नमाज रोजे पे हैं तो बस काफी हो गया। हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये देखिए कि क्या है, मोहब्बत से बात करें, आप अपनी जज्बातियत को इसमें हाइल ना होने दें, लेकिन चीजों को समझें, ठीक है, कि क्या आपको मामला दरपेश हैं, क्या फलसफे कह रहे हैं, और उसके अंदर इस्लाम का क्या पैगाम है। और उस पैगाम को पूरी ताकत के साथ और पूरी दयानत के साथ, यानी दयानत बहुत जरूरी है, पूरी दयानत के साथ लोगों के सामने एहसन तरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश करें, और अल्लाह से दुआ करते रहें। यानी ये दौर ऐसा है कि इसमें दुआ बड़ी जरूरी है अपने लिए, चाहे वो आप बहैसियत बाप के करें, बहैसियत अपने इंसान के करें, और फिर जो है ना ये इकदाम उठाएं। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए रास्ता पैदा करे, हमें भी समझ दे जो हमने नालायकियां बर्पा की हुई हैं। यानी ये तो वो फलसफे हैं जो हम कह रहे हैं कि जो मगरिब की जानिब से या दीगर उससे आ रहे हैं माशरे से, लेकिन ये कम खतरा है। ज्यादा बड़ा खतरा वो है जो हमारे अंदर मौजूद है, और वो हमारी जहालत है। हमारा जो है वो चीजों को, अपनी रिवायतों को, अपनी मनचाही चीजों को दीन का नाम दे देना है, ठीक है। और हमारा अकली बनने की कोशिश में दीन को छुपा लेना है, ठीक है। तो इसमें बड़ी आपको ऑनेस्टी की जगह पे खड़ा होना है। यानी मुझसे, बल्कि मेरी एक दफा गांधी साहब से बात हुई थी, तो गांधी साहब के नजदीक जो उनका कुरान हकीम पढ़ने का हासिल है वो ये है कि पाकीजगी हासिल करो। तो मैंने कहा गांधी साहब, मैंने जो कुरान हकीम पढ़ा उससे जो मैंने अख्ज किया वो ये है कि कोई बात जो हक बनकर आप पर वाजे हो जाए, उसे कबूल करना आप पर लाजिम है, ठीक है। तो मेरा जो हासिल रहा है वो ये है कि कोई भी बात, वो बात अगर के किसी हिंदू की है,
किसी यहूदी की है, किसी ईसाई की है, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना है। ठीक है। मुझे ये नहीं बनाना है कि मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान के साथ खड़ा हूंगा, नहीं। मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं हक के साथ खड़ा हूंगा, ये मेरे मुसलमान होने का लाजमी तकाजा है। तो जब दीन को पेश करें, दीन को समझें, तो उसके अंदर इस दयानत का बहुत एहसास करें कि हमें पूरी दयानतदारी से बात बयान करनी है। भले वो जो है ना दिलों में उतरती है, किसी के नहीं उतरती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। जिसे आप पूरी दयानत से दीन समझें, उससे मनोअन वैसे ही बयान करें, बिना किसी एग्जैजरेशन के, बिना किसी बात को घटाए हुए। जी मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्योंकि ये मुसलमानों की तरफ से मामला था तो ज़ाहिर है मैं अमूमी तौर पे कहा नहीं करता, लेकिन टॉपिक का तकाजा है कि मैं, ये भी दुआ भी है आपके लिए कि खुदा आपको इसकी जजा दे कि ये बहुत बड़े मसाइल हैं जो आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया आपका भी। अजीम भाई का शुक्रिया अदा करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ को इस तरह देखा जाए कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे और कह सकते हैं और ये उनका हक है कि यार मजहब को हर चीज़ में घुसाना ही क्यों है, और यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मेरा नॉमेनक्लेचर नहीं है लेकिन इसी तरह कहा जाता है, मजहब को हर चीज़ में लाना ही क्यों है। क्यों रियासत को, जेंडर रोल्स को, पावर स्ट्रक्चर्स को, पेरेंटिंग को, ज़ाती ज़िंदगी को, हत्ता के बेडरूम के मामलात को मजहब के लेंस से देखना है। तो ये सवाल जो उठाते हैं उनके लिए ये मसला नहीं है। ये ये इंटरव्यू या ये बात थी ही उन लोगों के लिए कि जो इस चीज को मसला समझते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को, वो कोई भी हो सकती है सिचुएशन में मुसलमान, इसको नेविगेट कर सकें कि किस तरह इस चीज, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए इन तमाम चीजों के साथ रहना है। और क्योंकि ज़ाहिर है आंखें तो बंद नहीं की जा सकती, नेविगेट करना है। और किस तरह वो मिडिल ग्राउंड तलाश करना है कि जहां हमारा अपना जाविया नजर भी इस पे हारे ना, या हमारे हाथ से ना छूट जाए। और दूसरी तरफ इन आइडियोलॉजीज को हम समझते हुए वो जवाब प्रिपेयर कर सकें जो हम खुद को भी दें और अपने बच्चों को भी दें। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और क्योंकि ये इस्लाम के मुतालिक बात थी, तो इस्लाम एलजीबीटी क्यू को किस तरह देखता है वो आप यहाँ पे गांधी साहब के साथ मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं। और फलस्तीन और इसराइल का जो मामला चल रहा है उस पर मेरी राय क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।